मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि सेक्स एजुकेशन। एक कपल की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। उनके सभी जरूरी टेस्ट करवाए गए, लेकिन दोनों की रिपोर्ट्स पूरी तरह एक कपल की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। उनके सभी जरूरी टेस्ट करवाए गए, लेकिन दोनों की रिपोर्ट्स पूरी तरह सही थी। दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। फिर जब डॉक्टर ने उन्हें उनके सेक्स के तरीके के बारे में खुलकर पूछा, तब पता चला कि हस्बैंड अपनी वाइफ के पेट के छेद यानी कि नेवल को वजाइना की ओपनिंग समझकर इतने सालों से सेक्स कर रहा था। हंसिए मत। यहाँ इस इंसिडेंट को बताने का मेरा मकसद उस कपल का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट नाइट पर हमें कितनी देर तक परफॉर्म करना चाहिए, लड़की वर्जिन है या नहीं, ये कैसे पता करें। मेरा पीनिस ज्यादा देर तक इरेक्ट नहीं रहता, इसकी क्या वजह है। इन सभी सवालों को ओपन में सुनकर आपने भी हाय तौबा ही की होगी। करेंगे भी क्यों नहीं। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत डिस्कम्फर्टिंग है, लेकिन सच ये है कि हमें सेक्स से जुड़े मुद्दों पर भी उतनी ही ओपनली बात करनी चाहिए जितनी कि हम फ्यूचर में हमें क्या करना है इस तरह के सवालों पर करते हैं। सेक्स से जुड़े टॉपिक्स पर एजुकेट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी गलत या आधी अधूरी जानकारी आपको अपने पार्टनर के लिए गलत रिस्पॉन्डेंट बना देगी। यदि आप अपने पार्टनर के लिए सेक्स के मामले में खराब साबित हो जाएंगे, जैसा कि अभी बताए गए इंसिडेंट में हुआ। सेक्स का मुद्दा शादी से जुड़ा मुद्दा भी है। इसके सही होने पर यह शादियों के टिके रहने की वजह बनता है और नहीं होने पर उनके टूटने की। सेक्स पर खुलकर डिस्कशन करने से जुड़ी दिक्कतों के अलावा ये कई साइकोसोशल और यहाँ तक कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का भी मेन रीजन है। इसलिए आज हम क्वेश्चंस अबाउट सेक्स की इस ऑडियो बुक में बच्चों, बड़ों और यहाँ तक कि बुजुर्गों के भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज और सवालों के जवाब देंगे। इस बुक के ऑथर डॉक्टर राजन भोसले, डॉक्टर मीनू भोसले और डॉक्टर अमन भोसले ने कोशिश की है कि वो इस बुक के जरिए सेक्स और उससे जुड़े सभी पहलुओं पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चर्चा करके लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सके। हम इस ऑडियो बुक में जानेंगे कि अपने बच्चों के साथ हमें सेक्स एजुकेशन और इससे रिलेटेड बातों को किस तरह से डिस्कस करना है। साथ ही हम ये जानेंगे कि बच्चों और यूथ के अंदर सेक्स से जुड़ी कौन सी क्यूरियोसिटीज होती है, सेक्स से जुड़े मिथ, फैक्ट्स, सेक्सुअल अब्यूज, मैस्टरबेशन और इससे जुड़े बेनिफिट्स, टाइम मिथ, एज लिमिट फॉर सेक्स, फेक ऑर्गेज़म जैसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस शो में जानेंगे, जिनके बारे में किसी और से बात करने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। तो आइए अपने सेक्सुअल ज्ञान का विस्तार फैक्ट के बेसिस पर करें, ओनली ऑन टू एफएम। डॉक्टर, मैं एक माँ हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने 2 साल की बेटी की अपब्रिंगिंग और ख्याल रखते समय कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे गाइडेंस की जरूरत है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली बच्चों के अंदर सेक्स के लिए क्यूरियोसिटी कब पैदा होने लगती है। देखिए, बच्चे भी इंसान ही हैं और इसलिए ये भी हमारी ही तरह सेक्सुअल एनिमल है। बचपन से ही बच्चों में अपने शरीर के प्रति एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है जो बिल्कुल कॉमन और हेल्दी है। पेरेंट्स के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स को सेक्सुअल फॉर्म से एक्टिव समझना मुश्किल है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि छोटे बच्चे अक्सर जब भी बिना कपड़ों के होते हैं वे खुद को छूते हैं, जैसे कि बाथटब में या खुद को पोंछते समय या फिर डायपर पहनते समय। अपने डेवलपमेंट के इस फेज में उनमें कोई पोलाइटनेस नहीं होती है। ये उनके पेरेंट्स के फीडबैक ही होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके ये काम एक्सेप्टेबल है या नहीं, यानी कि बच्चा सब सही कर रहा है या नहीं। बच्चों को अपने बॉडी में इंटरेस्ट लेने के कारण कभी भी ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड या अशेम्ड फील नहीं कराना चाहिए। बच्चों के लिए अपने आप में इंटरेस्ट रखना बिल्कुल नेचुरल और कॉमन है, तो पेरेंट्स इसे लापरवाही से बिल्कुल भी अनदेखा न करें। ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोग इन सब बातों से चिढ़ते हैं और जबकि कुछ लोग ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के साथ अब कैसे पेश आना है। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो कुछ पेरेंट्स खुश भी होते हैं कि उनके बच्चे अपने पर्सनल मामले उनसे शेयर कर रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को बस ये क्लियर कर सकते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स की इस बात को माने और समझे कि बच्चा उस एक्शन को पूरी तरह से पर्सनल रखेगा। डॉक्टर, मैं 3 ग्रोइंग बच्चों की माँ हूँ। मेरे बच्चे अक्सर ही मुझसे सेक्स से जुड़े सवाल पूछते हैं। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि मुझे उनसे इस मैटर्स पर बात करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये बातें करते हुए बहुत अजीब लगता है। मेरे लिए अपने ही बच्चों से सेक्स के बारे में बात करना इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आपकी हेजिटेशन और इस टॉपिक पर बातें ठीक से ना करना काफी कॉमन है। ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही महसूस करते हैं। ये परेशानी की बात नहीं है। डेफिनेटली आपके ऐसा सोचने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि अक्सर ही हम में से कई लोगों को सिखाया गया है कि सेक्स गंदा है, तो इसके बारे में बाहर ज्यादा बात न करो। फिर कई लोगों को लगता है कि सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना इंडिसेंट, रूड और अनकल्चर्ड है, तो चुप रहना ही बेहतर है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कई लोगों को बस ये डर रहता है कि उनके पास सही आंसर नहीं होता है। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि हमारे बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। साथ ही ये एक्सेप्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम सेक्सुअल एनिमल हैं। एक कारण ये भी है, हम में से कुछ लोग अपने और अपने बच्चों के बीच पॉसिबल सेक्सुअल फीलिंग्स से डरते हैं। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अपने इमोशंस के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। आप एक स्टार्टिंग लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे बारे में बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, या फिर मैंने इन बातों पर कभी अपने आप ही डिस्कशन नहीं किया अपने पेरेंट्स से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके पास बात करने के लिए कोई हो, इसलिए बेझिझक मुझसे जो भी बात पूछनी है तो पूछ लो। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को छिपाएं नहीं या फिर इस मुद्दे को टालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता है। आप बातचीत शुरू करें, उसे जारी रखें और शुरू से ही अपने बच्चे के साथ खुले तौर पर पेश आते रहें। याद रखिए, सेक्सुअलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि खाना पीना, घर बाहर, सेफ्टी, प्यार और देखभाल करना जरूरी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके बच्चे के पास क्वेश्चन है, तो अपने बच्चे को किसी ट्रेन्ड सेक्स टीचर के पास सेक्स एजुकेशन सेशन के लिए ले जाएं। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम मयूरा है। मैं अपनी 5 साल की बेटी को क्या बताऊं जो मुझसे ये पूछती है कि बच्चे कहाँ से आते हैं। हम अक्सर कुछ ना कुछ करके बातों को टाल देते हैं। क्या इतने छोटे बच्चों से सेक्स के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी? क्या मुझे इस सब्जेक्ट को पलट देना चाहिए या फिर उसे बचना चाहिए? प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मयूरा जी, बच्चे की उम्र के आधार पर आप कह सकते हैं कि बच्चे माँ के यूट्रस में एग्स यानी कि ओवम से बढ़ते हैं। आप उसे यूट्रस के बारे में बताइए। आप उसे अपने पेट की ओर इशारा करते हुए समझाइए कि बच्चा एक स्पेशल जगह से बाहर निकाला जाता है जिसे वजाइना कहा जाता है। आपको उसे इंटरकोर्स या फिर सेक्स रिलेटेड बातों को समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि आप ये भी कह सकती हैं कि जब एक आदमी और एक औरत शादी करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के करीब रहना पसंद करते हैं, तब ऐसा होता है। मयूरा जी, आप उन्हें समझाएं कि पिता का स्पर्म जब माँ के एग्स के साथ मिल जाता है, तब
तब बच्चे का डेवलपमेंट मां के यूट्रस में शुरू हो जाता है। 6 साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को मान लेंगे। इस सब्जेक्ट पर एज अप्रोप्रिएट पिक्चर्स, बुक्स का इस्तेमाल करके आप उन्हें समझा सकते हैं। किसी भी बच्चे के सवाल का जवाब फैक्ट्स के साथ दीजिए और फिर आप पाएंगे कि वो थोड़ी सी जानकारी शेयर करने से भी संतुष्ट है। सवाल को कभी टाले नहीं, क्योंकि इससे उनके पास गलत मैसेज जाएगा कि सेक्स के बारे में हेल्दी कॉन्वर्सेशंस गंदे या फिर गलत होते हैं। इससे बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, जो उसे बाद की उम्र में पोर्नोग्राफी और फिर गलत इन्फॉर्मेशन वाले इमैच्योर फ्रेंड्स जैसे गलत सोर्सेस से जानकारी ढूंढने के लिए इंस्पायर करेगी। डॉक्टर, जब मैंने अपने 13 साल की भतीजे को अपनी 4 साल की बेटी और एक दोस्त के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए देखा तो मैं बहुत डर गई। खेल में शायद एक दूसरे को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाना भी शामिल था। अगर मैं उन्हें दोबारा ये खेलते हुए पकड़ लूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर है कि अगर मैंने अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया तो मेरी बेटी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो सकती है। मुझे इस सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए? हालांकि आपका डरना और ये सब सोचना जायज है। देखिए, 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे एक दूसरे के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे बर्ताव को देखकर परेशान हो जाते हैं और ओवर रिएक्ट कर बैठते हैं। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जोर से डांटना, चिल्लाना या फिर कोई एक्शन लेना सही तरीका नहीं है और न ही पेरेंट्स को इसे अनएथिकल बिहेवियर के तौर पर समझना चाहिए, जो फ्यूचर में नैरो माइंडेडनेस को जन्म दे सके। अक्सर एक जिम्मेदार अडल्ट की मौजूदगी ही खेल को बीच में रोकने के लिए काफी होती है। अपने बच्चे का ध्यान किसी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की ओर लगाना इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप बच्चे के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। आप उसे ये समझा सकते हैं कि आप उसकी अपने दोस्तों की बॉडी में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को समझते हैं, फिर भी वे दूसरों की मौजूदगी में अपनी बॉडी को ढक कर रखें। इस तरह आप बच्चे को शर्मिंदा या फिर दोषी महसूस कराए बिना ही उनकी लिमिटेशंस तय कर सकते हैं। बच्चों को अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट टच, जिसे हम गुड टच और बैड टच भी कहते हैं, उसके बारे में एजुकेट करने की भी यही सही उम्र होती है। आप अपने बच्चे से कहें कि वो आपको ऐसी हर एक बात बताए जिससे उन्हें अनकंफर्टेबल या अजीब महसूस होता हो। उन्हें समझाएं कि उन्हें प्रिवेसी का हक है और उसका शरीर उसका अपना है, और उन्हें ये भी क्लियर करें कि किसी को भी उसे स्ट्रेंजली और अनयूजुअल तरीके से छूने का हक बिल्कुल नहीं है। उन्हें ये भी सिखाएं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पूरी सख्ती के साथ उस इंसान को तुरंत रुकने के लिए कहना चाहिए और फिर जितनी जल्दी हो सके मामले की रिपोर्ट आपको देनी चाहिए। डॉक्टर, मैं और मेरी पत्नी अपने बेडरूम में थे और सेक्स कर रहे थे। अचानक ही हमारा 3 साल का बच्चा कमरे में आ गया और उसने हमें वो सब करते हुए देख लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए था? पंकज जी, ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि जब भी आप और आपकी पत्नी एक साथ टाइम स्पेंड करें तो अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लें, और जब आपके साथ ये हो ही जाए और बच्चे के सामने आप इस तरह से आ जाए तो फिर आपको मजबूती के साथ उसका सामना करना चाहिए। आप बच्चे से बात कर सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि आप दोनों जो कर रहे थे उसे एक दूसरे से सेक्सुअली प्यार करना कहते हैं, और ये एक दूसरे से प्यार करने वाले मैरिड कपल के लिए होली का टाइम होता है, लेकिन ये बहुत पर्सनल होता है, इसलिए इससे उस बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। आप भी उस बच्चे को अपने इमोशंस के बारे में बात करने दें और उसे भी क्वेश्चंस पूछने दें। अगर इस तरह के एक्सीडेंटल एक्सपोजर को सावधानी और खुलेपन से संभाला जाए तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। डॉक्टर, मेरा नाम हरिश्मा है। मेरा बेटा 12 साल का है। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है और वजन कुछ 54 किलोग्राम के आसपास। मेरी बेटी की प्राइवेट पार्ट का साइज 1.6 इंच है, जो कि उसके जन्म के समय से लगभग सिमिलर ही है। इस बात को लेकर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात भी की थी और उन्होंने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं सचमुच इसे लेकर परेशान हूँ। क्या ये एक नॉर्मल इशू होता है जिसे लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए? करिश्मा जी, अक्सर बढ़ते समय जब बच्चा अपने एडोलेसेंस की ओर बढ़ता है तो उस दौरान बॉयज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तेजी से बदलाव आते हैं। बॉयज के लिए ये आमतौर पर 12 या 13 साल के आसपास से शुरू होता है। इस स्टेज में बच्चे की हड्डियों में परसिवियरेंस आती है, उन्हें काफी भूख लगती है, उनमें सेक्सुअलिटी की फीलिंग धीरे धीरे पैदा होने लगती है। इसका कारण उसकी बॉडी में मौजूद ग्लैंड का डिस्चार्ज होता है, और उसके बाद से इस स्टेज के लड़के और लड़कियां बहुत सारी कई तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगते हैं। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने की बात आती है तो हर किसी के लिए अलग होना आम माना जाता है। तो आप मान सकती हैं कि हर लड़का अलग है और उसके हिसाब से साइज भी अलग अलग होते हैं। आपका बेटा सिर्फ 12 साल का है। 12 साल की उम्र में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बढ़ने लगते हैं और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि लड़का 18 साल का नहीं हो जाता। तो जब तक आपका बेटा 18 साल का ना हो जाए तब तक किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे। अपने बेटे के पीनस के साइज के बारे में अपनी चिंता को उसके सामने एक्सप्रेस करने से बचें। ये उसे अनयूजुअल और अनहेल्दी तौर से सेल्फ अवेयर बना देगा और उसमें अपनी बॉडी और सेल्फ इमेज के बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है। तो आपको इन बातों से बचना होगा। डॉक्टर, मेरा बेटा 14 साल का है और उसकी आवाज क्रैक कर रही है। बोलते समय वो बहुत अजीब महसूस करता है। उसे अडल्ट वॉइस मिलने में कितना समय लगेगा? क्या इसका उसके एक्टिव सेक्स ग्लैंड से कोई रिलेशन है? देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि आवाज का फटना और क्रैक होना इस बात का एक सिग्नल है कि आपका बच्चा एडोलेसेंस से गुजर रहा है। जब भी बच्चे ऐसी कंडीशन में होते हैं तो इसका इशारा साफ है कि ये उनकी एडोलेसेंस का दौर है। इसमें जनरली 13 साल, 14 या फिर 15 साल की उम्र के आसपास तक डेवलपमेंट अपनी स्पीड से शुरू हो चुका होता है और उसके शुरू होने के बाद आवाज बदलनी शुरू हो जाती है। आपके साथ जो हो रहा है वो नेचुरल और आम है। कुछ ही हफ्तों में ये क्रैकनेस एक अडल्ट मेल की आवाज में रच बस जाएगी। मेल टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होने के कारण ही एडोलेसेंस के दौरान एक लड़के की आवाज गहरी और धीमी हो जाती है। ये हार्मोन वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंक्स को साइज में बड़ा कर देता है। जैसे जैसे लैरिंक्स लंबे और मोटे होते जाते हैं आवाज भी उतनी ही गहरी होती जाती है। अगर आपकी आवाज बदल रही है इसका पहला इशारा बात करते समय अक्सर आवाज के अनएक्सपेक्टेड क्रैक्स या होर्सनेस होती है। कुछ टीनेज बॉयज को जब उनकी आवाज फट जाती है तो ये अजीब लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये बहुत अचानक और अनएक्सपेक्टेड होता है। उनकी आवाज 1 मिनट तक नॉर्मल रहती है लेकिन अगले ही मिनट ऊंची और टूटती हुई हो जाती है। जब उनकी आवाज बदलने लगती है तो कुछ टीनेज लड़के इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भले ही आपकी आवाज बहुत टूटती हो या फटती हो, लेकिन आप उनसे यही कहें कि वो इसके बारे में टेंशन ना लें, क्योंकि एज के टाइमली चेंजेस के वक्त बाकी के फिजिकल चेंजेस की तरह ये भी पूरी तरह से नेचुरल और कॉमन है। डॉक्टर साहब, मैंने गलती से अपनी 14 साल की बेटी को मास्टरबेशन करते हुए देख लिया। ये मेरे लिए बहुत ही डिस्गस्टिंग था। तब से जब भी मैं और मेरे पति बेड पर होते हैं मेरे बेटे को मास्टरबेट करने का सीन मेरे सामने आ जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और बहुत ज्यादा निराश भी हो जाती हूँ। और अब इन सबके चलते मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा समझिए कि तब से सेक्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है और इसके साथ ही
एरिया डेवलप हो जाता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर उनमें पैदा हो जाता है। आमतौर पर टीनेज बॉयज इसमें शामिल होते हैं। ये लगभग हमेशा एक मिस्ट्री बना रहता है जब तक कि उनकी सडन डेथ नहीं हो जाती। ऐसा अनुमान है कि मैस्टरबेशन के इस खतरनाक रूप से अमेरिका में हर साल कुछ 500 से 1000 के बीच मौतें होती हैं। लीड कार्ड ऑटोइरोटिक एस्फिक्सिया से पैदा हुए ऑब्स्टिकल नेचुरली लोगों में सेंसेशंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो की कमी से चक्कर आना, अंदरूनी मचलन महसूस होना, किसी के द्वारा जकड़े जाना महसूस करना और भी कई इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इस मेथड में मौजूद सेल्फ एंडेंजरमेंट, यानी कि खुद को खतरे में डालना और बेबस और लाचारी महसूस करना भी इंसान की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती है। अगर देखा जाए तो यही सेल्फ डेंजर जो ऑटोइरोटिक एस्फिक्सिएशन में डूबे हुए इंसान को एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन देता है, उनके डिसीजन और सेल्फ कंट्रोल को भी बेकार और खराब कर देता है, जिसका रिजल्ट अक्सर सडन डेथ हो जाती है। डॉक्टर, मेरी एक दोस्त है जो कि एक सिंगल मदर है। उसका एक फिजिकली डिसेबल्ड बेटा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसके लिए अपने बेटे का मास्टरबेट करना ठीक है, क्योंकि वो खुद ऐसा करने में केपेबल नहीं है। क्या रिश्तेदारों या फिर भाई बहनों के लिए मास्टरबेशन के थ्रू सेक्सुअल टेंशन को दूर करना ठीक है? अगर नहीं तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी क्या है। देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग रीजन से रिलेटेड सिम्टम्स का एक ग्रुप है, जिसमें मसल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के कुछ हिस्सों में डिस्टॉर्शंस या फिर कमी पाई जाती है। यहाँ पर ये कहना सही होगा कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन बॉडी मसल्स को ऑर्डर नहीं दे पाता है। मेडिकल वर्ल्ड में इसे बीमारी नहीं कहा जाता। रिश्तेदारों का किसी भी सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित फिजिकली हैंडीकैप इंसान का मैस्टरबेट करवाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही उसकी सेक्सुअल नीड्स, उसकी नेचर और उनकी इंटेंसिटी को जान सकता है। उसकी सेक्सुअल नीड्स को समझने की उसकी क्षमता और उसकी सेक्सुअल नीड्स को फिर से जीने की जरूरत का इवैल्यूएशन, या फिर ये कह लीजिए कि इसका अंदाजा बाहर से कोई भी नहीं लगा सकता है। देखा जाए तो फिजिकली उसे ऐसी किसी चीज की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ऐसे इंसान में इरेक्शन देखा जाता है तो ये हमेशा सेक्सुअल अराउजल का संकेत नहीं होना चाहिए। इसे आप ऐसे समझिए कि मेल बॉडीज में उनके सेक्सुअल डिजायर्स की परवाह किए बिना समय समय पर इरेक्शन हो सकता है। ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को मैस्टरबेशन करने की कोशिश करके उसे भ्रमित कर सकता है और यहाँ तक कि उसे तकलीफ भी दे सकता है। इस सिचुएशन का फायदा कोई बीमार रिश्तेदार भी उठा सकता है, जिसके मन में पीडोफिलिया जैसा अट्रैक्शन हो सकता है, और वो बच्चे की सेक्सुअल टेंशन को दूर करने की आड़ में बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है। किसी इंसान में पैदा हुई सेक्सुअल टेंशन समय समय पर नॉक्टर्नल एमिशन के जरिए नेचुरल तरीके से दूर हो जाती है। नॉक्टर्नल एमिशन को आमतौर पर वेट ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये नींद के दौरान लिया जाने वाला स्पॉन्टेनियस ऑर्गेज्म है। पुरुषों के लिए इसमें इजैकुलेशन शामिल है और महिलाओं के लिए इसमें वजाइनल लुब्रिकेशन और इंटरकोर्स ऑर्गेज्म भी शामिल है। डॉक्टर, ऐसा पेरेंट हम कैसे बिना अजीब या फिर दकियानूसी ख्यालों में रहने की तरह साउंड किए या फिर उपदेश दे रहे हैं ऐसा ना लगते हुए किस तरह से हमारे बच्चों को अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को पोस्टपोन करने के लिए मना कर सकते हैं? ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके टीनेजर्स सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए तब तक इंतजार करें जब तक वे साइकोलॉजिकली मैच्योर ना हो जाए और उनके पास रिश्तों को संभालने के लिए इमोशनल रिसोर्सेज हो। पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो सेक्स और पार्टनर सेक्स के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कन्वे करते समय अपनी इस इच्छा को जाहिर करने में केपेबल हो। हालांकि हम टीनेजर्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स पोस्टपोन करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, लेकिन करंट रियलिटी यही है कि कई टीनेजर्स तब सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए सेड्यूस होते हैं या फिर किए जाते हैं जब उनके हार्मोन्स एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिव होते हैं। इसलिए पेरेंट्स के द्वारा रिस्पांसिबल सेक्स के बारे में पूरी तरह डिटेल में समझाए जाने के बाद जब भी वे सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने का फैसला लें तो उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए तैयार रहना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और प्रेगनेंसी जैसी चीजों से अपने बच्चों को बचाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन देना बेहद जरूरी है, ताकि वो अपने अडल्टहुड के डिसीजंस ले सकें। साथ ही उन्हें ये बताना भी जरूरी है कि पार्टनर सेक्स के अपने इमोशनल फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। हर कोई ऐसा कर रहा है। ये एक एज ओल्ड को-वर्कर दबाव की स्ट्रैटेजी है, जो दवाओं और शराब के साथ इस्तेमाल करने पर उतना ही लागू होती है जितना कि ये सेक्स के साथ इस्तेमाल करने पर लागू होती है। आप अपने टीनेज बच्चे को इसकी चपेट में न आने के लिए एनकरेज करें। कई टीनेज बच्चे उनके सो कॉल्ड दोस्तों और पार्टनर्स के दबाव या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के इमोशनल ब्लैकमेल्स के कारण अपनी वर्जिनिटी सैक्रिफाइस कर देते हैं, जो उनके सेक्स का हिस्सा ना होने पर रिश्ता खत्म करने की धमकी दे सकता है। इस बात पर सोचना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे दोस्त सचमुच ऐसे दोस्त हैं जो परवाह करते हैं, कभी आपको वो सब करने के लिए उकसा रहे हैं जो वो अक्सर करते हैं ताकि वो खुद को करेक्ट ठहरा सके कि हर कोई वही करता है जो वे कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब वे अंधाधुंध और इर्रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल ये सिग्नल देगा कि आप पर दबाव डालने वाला इंसान आपके डिजायर्स का सम्मान नहीं करता, और इसलिए आपको ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ने से सावधान रहना चाहिए जहां पार्टनर अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आप भी अपने आप से पूछें कि क्या आप ऐसे रिलेशन में रहना चाहते हैं जिसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ गोल अचीवमेंट के रिसोर्स के तौर पर आपका यूज किया जाता है।
प्यार से डील करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें अच्छा माहौल देंगे और उससे भी जरूरी आप उन्हें इन सब के लिए एजुकेट करेंगे। डॉक्टर, जब भी मैं स्कूली बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन शुरू करने के बारे में पढ़ता हूँ या फिर सुनता हूँ तो चौंक जाता हूँ। क्या ये बच्चों को इस एजुकेशन का इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज नहीं करेगा? इसके अलावा उन्हें सबसे पहले सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है? सेक्स एजुकेशन केवल जेनिटल सेंटर्ड सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करने तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें सेक्सुअल मामलों के बारे में सही वैल्यूज, बैलेंस्ड अप्रोच और गुड इमोशंस को ट्रांसफर करना भी शामिल है। सेक्सुअलिटी हमारी पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है। इसका मतलब ये है कि किसी इंसान के मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी से जुड़ी इंटेलिजेंट थिंकिंग, सेंसिटिव इमोशंस और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस हैं। ऐसे में ये अहम है कि हम ऐसे एडल्ट्स को तैयार करें जो अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। यंग जनरेशन को सफिशिएंट तौर पर इन्फॉर्म रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि सही साइंटिफिक नॉलेज से सेक्स के लिए उनके अंदर हेल्दी एटीट्यूड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड हो सके। बिहेवियर और हेल्दी पर्सनैलिटी का असर एक स्टडी से पता चलता है कि ये असल में एक्शन को एनकरेज करता है और एक बार एक्टिव होने पर सेफर सेक्स की प्रैक्टिस करता है। इस परसेप्शन के उल्टा भी एक परसेप्शन ये है कि बच्चों को सेक्स और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ाने से सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा मिलता है। हम पहले से ही डेंजर जोन में एंटर कर चुके हैं जहां हमारे बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्स स्कैंडल्स, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, प्रीमैरिटल प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और अल्टीमेटली एड्स का शिकार होने का खतरा हो सकता है। सेक्स एजुकेशन उनके अंदर अवेयरनेस लाएगी और ये इन बढ़ती प्रॉब्लम्स का जवाब भी हो सकती है। डॉक्टर, हम बच्चों के सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में एडोलेसेंस और यूथ जैसे वर्ड्स सुनते हैं। मैं उनके एग्जैक्ट मीनिंग और डिफरेंस के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। साथ ही इन स्टेजेस का एग्जैक्ट एज ग्रुप क्या है, प्लीज मुझे बताएं। एडोलेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जो कि किशोरावस्था यानी कि टीनेज से लिया गया है, जिसका मतलब है बड़ा होना। एडोलेसेंस बचपन से अडल्टहुड तक का एक ट्रांजिशन स्टेट है। दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये बचपन और अडल्टहुड के बीच साइकोलॉजिकल और फिजिकल ब्रिज है। एडोलेसेंस की शुरुआत को यूथ कहा जाता है। ये लाइफ का वो समय है जब लड़के और लड़कियों में सेक्सुअल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह एडोलेसेंस यूथ और एडल्टहुड के बीच का लाइफ स्टेज है। साइंटिफिकली इसे बायोलॉजिकल इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी तक पीरियड ऑफ चेंज के तौर पर डिफाइन किया गया है। एडोलेसेंस 10 साल से 19 साल की उम्र तक होती है। लड़कियों में ये तब से शुरू हो सकता है जब वो 9 साल या 10 साल की हो जाए। लड़कों में इसकी शुरुआत 12 साल या फिर 13 साल की उम्र के आसपास होती है। एडोलेसेंस के दौरान तेजी से फिजिकल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल यानी कि इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। ये कभी-कभी हैरान कर देने वाले और कभी-कभी परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। इसलिए इन्हें केयरफुली और सेंसिटिव तरीके से संभालने और समझने की जरूरत होती है। पुरुषों में आमतौर पर देखे जाने वाले फिजिकल चेंजेस में आवाज का ब्रेक होना, हाइट में चेंजेस, बॉडी और फेस पर हेयर ग्रोथ शामिल है। ये आमतौर पर किसी के हाथ, सिर और पैरों की ग्रोथ के साथ भी होता है। महिलाओं में फिजिकल चेंजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, ब्रेस्ट का ग्रो होना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ और कुछ मामलों में एक्ने और पिंपल्स शामिल है। ये लड़कियों और लड़कों से महिलाओं और पुरुषों में चेंज का साइन देने का नेचर का अपना एक अलग तरीका है। हेलो डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। मैं एक टीचर हूं और आईसीएसई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाता हूं। मुझे हाल ही में सेक्स एजुकेशन क्लास कंडक्ट कराने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे मास्टरबेशन के बारे में कई तरह के सवाल पूछते हैं और मैं हमेशा उनके क्वेश्चन को लेकर उलझन में रहता हूं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मास्टरबेशन एक हार्मलेस एक्टिविटी है। ज्यादातर लड़के या फिर पुरुष अपनी एडोलेसेंस में मास्टरबेशन से रिलेटेड जानकारियां हासिल करते ही हैं और अक्सर इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ये हार्मलेस है और इसका बॉडी पर, हेल्थ पर या सेक्सुअलिटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। हालांकि मास्टरबेशन से जुड़ी गिल्टी फीलिंग किसी की इमोशनल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हार्मफुल हो सकती है। हालांकि कुछ तरह की कंडीशंस में ही मास्टरबेशन को अबनॉर्मल माना जाता है, जैसे कि अगर ये दूसरों के सामने किया जाए, अगर काम के दौरान और उसके बाद सही सफाई नहीं रखी जाती है, अगर ये पार्ट्स को चोट पहुंचाने के लिए किया गया है, अगर इसे कपल्स के इंटरकोर्स के टाइम इंटरनल पार्ट्स में या फिर वजाइना में करना चाहते हैं तो इसे अबनॉर्मल कहा जाता है। यहाँ तक कि जब हस्बैंड एंड वाइफ इंटरकोर्स करने के लिए तैयार हो लेकिन उसके पहले या बाद में इस इंटरकोर्स की जगह पर किया जाए, जब भी ये एक जुनून बन जाता है तब भी किसी की जिंदगी के दूसरे पहलुओं जैसे करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को इम्पैक्ट करने लगता है। हेलो डॉक्टर, मैं 2 बच्चों की मां हूं और साथ ही एक कोचिंग सेंटर भी चलाती हूं। मैं आजकल की बच्चियों को पीरियड्स के बारे में अवेयर करना चाहती हूं। मुझे पूछना है कि टीनेजर गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में क्या जानना चाहिए और इसका क्या मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कैलेंडर पर निशान लगाओ। टीनेज गर्ल्स को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ बुनियादी फैक्ट्स जानने की जरूरत है। आप उन्हें ये बातें आराम से समझाकर अवेयर कर सकती हैं। मेंस्ट्रुएशन आमतौर पर 3 से 7 दिन तक जारी रहता है। स्टार्टिंग में ब्लड फ्लो हल्का होता है। ये 2 से 3 दिन के लिए भारी हो सकता है और फिर हल्का हो सकता है। जब तक ये पूरी तरह से बंद ना हो जाए, शुरुआत में ब्लड का कलर अक्सर संक के कलर जैसा होता है जो बाद में रेड हो जाता है और उसके बाद ये फिर से संक के कलर में हल्का होता चला जाता है और ऐसा तब तक होता है जब तक कि ये बंद ना हो जाए। एक लड़की को महीने में एक बार पीरियड्स या फिर चम्स आते हैं। एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन या फिर इससे भी कम और कभी-कभी 35 दिन के समय की भी हो सकती है। बदलाव महीने दर महीने हो सकते हैं और इसे नॉर्मल माना जाता है। एक महिला के मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट ईयर के दौरान उसे कुछ महीनों तक रेगुलर पीरियड्स नहीं आते। उसकी हेल्थ और डिफरेंट इश्यूज को लेकर उसके तनाव का स्तर, जैसे कि उसकी घरेलू लाइफ, एकेडमिक करियर, लव लाइफ और यहाँ तक कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जिनमें वो बिजी हो सकती है, ये सभी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी प्रभावित कर सकता है। हेल्थ बूट कैंप, ट्रायथलन, रनिंग मैराथन, क्रॉसफिट और बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, हॉट योगा, पावर लिफ्टिंग के साथ-साथ फिटनेस की दुनिया से हाइपर या रैपिड कैलोरी एक्सट्रीम बर्न के ऐसे कई फॉर्म्स भी इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन का रीजन बन सकते हैं जो महिलाओं के बॉडी फैट का एक मेजर पोर्शन इस्तेमाल करके उसे अफेक्ट करता है। देखिए, एक महिला के शरीर का मेजर पार्ट है फैट। महिला के बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बेस पर भी बहुत कुछ अफेक्ट होता है। हालांकि एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी एफिशिएंसी को ऑप्टिमल लेवल पर बनाए रखने का एक शानदार तरीका है, लेकिन अगर किसी लड़की की बॉडी डिफिकल्ट और विगरस प्रोसेस से गुजरी है तो उसे मेंस्ट्रुएशन नहीं आ सकता है। कुछ लड़कियां उन दिनों पर एक्स वाला कैलेंडर बनाए रखती हैं जब उन्हें मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग का एक्सपीरियंस होता है। ज्यादातर स्मार्टफोन के लिए कैलेंडर ऐप्स भी मौजूद हैं जो इस ट्रैकिंग प्रोसेस को आसान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन हर 25-30 दिन में होते हैं। कैलेंडर रखने से ये एस्टिमेट लगाने में मदद मिलेगी कि आपके अगले पीरियड कब होंगे। इससे ये जानने में भी मदद मिलती है कि आपको कब सैनिटरी पैड की
अपने नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज पर और मंथली साइकिल के दौरान इसमें होने वाले बदलाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि वे एब्नॉर्मल साइंस या चेंजेस में डिफरेंस करना सीख सके। नहाने के बाद उन्हें साफ कॉटन पैंटी पहनने की सलाह दी जा सकती है। कॉटन एक एक्सेसिव क्लीनिंग वाला कपड़ा है। बहुत गर्म मौसम में आइडियली नायलॉन पैंटी से बचना चाहिए क्योंकि वे नमी और गर्मी में रहते हैं जो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ा देता है। डॉक्टर, मैंने ये बात कहीं पर पढ़ी थी कि अगर मास्टरबेशन का प्रैक्टिस बिना किसी ऑब्स्टेकल के किया जाए तो ये हार्मलेस है। मैंने यह भी सुना है कि मास्टरबेशन असल में फायदेमंद हो सकता है। अगर ये सच है तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसे? ऐसी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जब नॉन ऑब्सेसिव तरीके से की जाती है तो इसका मतलब है कि आप इस एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और एक्टिविटीज को अपने आप पर कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं। संतुलन बनाए रखना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक स्टूडेंट, प्रोफेशनल, सोशल पर्सन या फैमिली मेंबर के तौर पर हर किसी का रोल हर समय अनअफेक्टेड और फंक्शनल बना रहे। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि मैस्टरबेशन से ना तो प्रेगनेंसी होती है ना ही एसटीडी का खतरा होता है। मैस्टरबेशन जब कॉन्फिडेंशियलिटी में किया जाता है तो साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखते हुए डेफिनेटली कुछ फायदे हो सकते हैं। ये मैस्टरबेशन सेक्सुअल टेंशन से राहत देता है और लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी के साथ ज्यादा सहज होने में मदद करता है। मैस्टरबेशन इंसान को सेक्सुअल एक्टिविटीज में एक्टिव होने की जरूरत के बिना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देता है। मैस्टरबेशन की हेल्प से एक इंसान सीखता है कि उसे किस तरह से एक्साइटेड होना पसंद है। खुद की बॉडी को भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एक बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने या फिर इंटीमेट होने के बाद प्लेजर को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए कोई भी इंसान इस नॉलेज को अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकता है। पुरुषों के लिए स्टॉप स्टार्ट टेक्निक के साथ मैस्टरबेशन करना बेहतर इजैकुलेशन कंट्रोल डेवलप करने में हेल्प करता है। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक में इंटरकोर्स से ठीक पहले एक्साइटमेंट को रोकना, फिर ऑर्गेज्म की फीलिंग कम हो जाने पर खुद को फिर से छूकर प्लेजर फील किया जाता है। मैंने आपके एक आंसर में सुना कि मास्टरबेशन हार्मलेस है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी की एक सेफ मॉडल होनी चाहिए। प्लीज मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। कोई इंसान दिन में कितनी बार मैस्टरबेट कर सकता है इसकी कोई न्यूमेरिक सेफ्टी लिमिट नहीं है। चिंता की बात तब होती है जब मैस्टरबेशन हो जाता है। एक कांस्टेंट एक्टिविटी जो इतनी बार हुई कि ये इंसान की लाइफ के अलग-अलग पहलुओं में अहम रूप से इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर यंग बॉयज या गर्ल्स अपने करियर या पढ़ाई से ध्यान भटका लेते हैं या अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ मैस्टरबेट करना चाहते हैं, तो वो करियर के मौके को खो सकते हैं या सोशली अलग हो सकते हैं, जिससे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। ज्यादातर अगर आप किसी भी आदत को एक्सट्रीम लेवल पर किसी लत की तरह करने लगते हैं तो परेशानी की पॉसिबिलिटी होती है। एडिक्शंस लाइफ की किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करने में साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल बन जाती है। मैस्टरबेशन के जरिए खुद को खुश करना प्लेजरेबल और बिल्कुल सेफ है। हालांकि कुछ कंडीशंस में मैस्टरबेशन को हार्मफुल और अबनॉर्मल भी माना जाता है, जैसे कि अगर ऐसे काम के दौरान और उसके बाद सही साफ सफाई नहीं रखी जाती है तो परेशानी हो सकती है। प्राइवेट पार्ट्स को हर समय साफ रखना जरूरी है। कभी-कभी मैस्टरबेट करते समय कई लोग इतने पैशनेट हो जाते हैं कि खुद को चोट पहुंचा बैठते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि खुद के ही पार्ट्स को चोट पहुंचाकर उन्हें अलग ही प्लेजर फील होता है। तो अगर प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाने के तरीके से मैस्टरबेशन किया जाए उसे हार्मफुल माना जाता है। अगर इसे कपल्स में इंटरकोर्स की जगह किया जाना चुना जाता है और तब जब स्पाउस इंटरकोर्स करने के लिए तैयार हो और तब इसे किया जाए तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर ये किसी तरह का जुनून बन जाता है तो ये किसी की लाइफ के अलग-अलग पहलुओं को अफेक्ट करने लगता है। डॉक्टर, मुझे ये जानना है कि हाइमन क्या है? क्या पहले इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होना ही एक लड़की की वर्जिनिटी का साइन होता है? सबसे पहले तो समझते हैं कि हाइमन क्या है। हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो वजाइना को ढकती है। कुछ एक्सपोजर एक्टिविटीज करते समय ये लड़की की जानकारी के बिना भी बढ़ सकती है और पॉसिबिलिटीज ये भी होती है कि मैस्टरबेशन के समय या टैम्पून के इस्तेमाल से भी ये बढ़ सकती है और कभी-कभी ये जन्म से ही किसी के अंदर मौजूद नहीं होता है या फिर वजाइनल वॉल्स के साथ नेचुरली मुड़ जाती है। अगर ये टूटी या फिर फटी हुई नहीं है तो फर्स्ट ऑर्गेज्म या इंटरकोर्स के दौरान बड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। हालांकि इसे किसी लड़की की वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं माना जा सकता। डॉक्टर, मैंने सुना है कि आजकल कपल्स शादी से पहले ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए टेस्ट करवाते हैं और भी मैंने काफी कुछ बातें सुनी है इसके बारे में। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि शादी से पहले किसी कपल के ब्लड ग्रुप का मैच होना
चिकन पॉक्स या फिर ब्रेस्ट कैंसर की कोई प्री हिस्ट्री है तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ना लेने की सलाह दी जा सकती है। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये पिल प्रेगनेंसी को रोकने में 95 से 99% इफेक्टिव है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करना चुनते हैं तो आपको ये इंश्योर करने के लिए अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन और समय समय पर उनसे मिलने की जरूरत होगी कि आप पर पिल्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर, मुझे ये जानना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है और वो किसी इंसान के सेक्स को कैसे पहचाना करते हैं। एक फीमेल में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर होते हैं और हर पेयर के मेंबर इक्वल होते हैं। एक मेल में ये 22 आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो साइज और स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। दोनों सेक्सेस में 23वें पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और रिमेनिंग पेयर्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। फीमेल में 2 आइडेंटिकल सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन दूसरा छोटा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम कहलाता है। फीमेल के प्रोड्यूस किए हुए हर एक एग में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल के प्रोड्यूस किए हुए स्पर्म में एक्स या वाई दोनों में से
रिलीफ दे सकते हैं। डॉक्टर, मैं ये बताने में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पता है सर, जब मैं मास्टरबेट करता हूँ तो उस समय मैं अपनी छोटी बहन के बारे में सोचने लगता हूँ। उसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि मैं इतना खिलौना कैसे हो सकता हूँ। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी बहन 31 साल की है और शादी है। मुझे इस आदत से बाहर निकलना होगा। प्लीज डॉक्टर, मेरी हेल्प कीजिए। आप परेशान मत होइए। दरअसल आपने सेक्सुअल अट्रैक्शन पैराफिलिया डेवलप कर लिया है। आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जरूरत होगी। पैराफिलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी इंसान का सेक्सुअल अराउजल और सैटिस्फैक्शन एक एब्नॉर्मल सेक्सुअल एक्सपीरियंस के इमेजिनरी सब्जेक्ट यानी कि काल्पनिक
पार्टनर के एंजॉयमेंट को डिसाइड करता है और ना ही फीमेल पार्टनर के एंजॉयमेंट को अफेक्ट करता है। हालांकि सभी पीनस अपनी रिलैक्स स्टेट में अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वे इरेक्ट होते हैं तो उनका साइज बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है। सिर्फ ग्लैंड्स पीनस सेंसुअल सेंसेशंस के लिए सेंसिटिव होते हैं। ग्लैंड्स के पीछे का शाफ्ट सेंसुअल सेंसेशंस को फील करने में केपेबल नहीं है, इसलिए मेल पार्टनर का एंजॉयमेंट पीनस की फुल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। डॉक्टर, मैं एक 32 साल का हिंदू पर्सन हूँ और एक मुस्लिम लड़की से बेहद प्यार करता हूँ। डॉक्टर, वो और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं। उसके परिवार वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैं शादी से पहले अपना खतना करा लूं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे। खतना एक छोटी सर्जरी है, इसमें सिर्फ 20-30 मिनट लगते हैं और लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही इसे किया जाता है। सर्जरी के कुछ घंटों बाद पेशेंट को उसी दिन घर भेजा जा सकता है। इसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में किसी भी जनरल सर्जन से करवाया जा सकता है। घाव 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। ध्यान रखें कि खतना सर्जरी के बाद लगभग 4 से 6 सप्ताह तक इंटरकोर्स की एडवाइस नहीं दी जाती है। डॉक्टर, मैं 22 साल का हूँ और सिंगल हूँ। मेरा पेनिस बाहरी और मुड़ा हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इसे पेरोनाइज डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्या इसकी कर्वेचर ऑर्गेज्म के दौरान प्रॉब्लम पैदा करेगी? क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? मैं असल में इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत टेंस हूँ। देखिए, पीनस हमेशा ही डिफरेंट साइजेस और शेप्स के होते हैं। अगर पीनस हमेशा सर्कल यानी कि घुमावदार रहता है तो ये मामूली सा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मेल अक्सर इस मैटर को लेकर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि फंक्शनली चिंता की कोई बात नहीं है। औरतें स्नेह, लगाव, बातचीत और जेंटल फोरप्ले की ज्यादा परवाह करती हैं, इसलिए पीनस का साइज और शेप ज्यादातर फीमेल्स के लिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करने वाले डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अगर समय बढ़ने के साथ पीनस धीरे धीरे मुड़ता है तो ये पिरोनीज डिजीज के कारण हो सकता है। पिरोनीज डिजीज वो होती है जिसे पीनस का प्लास्टिक हार्ड होना या फाइब्रस कैवर्नोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, या फाइब्रस कैवर्नोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे डिस्क्राइब सबसे पहले 1743 में फ्रेंच डॉक्टर फ्रांसोआ डी ला पिरोनी ने किया था। ये पीनस की स्किन के नीचे एक प्लाक या हार्ड स्कार टिश्यू यानी कि फाइब्रोसिस बिल्डिंग की स्पेशलिटी है, जो आमतौर पर इरेक्शन के दौरान पेन, डिफॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी का कारण बनता है। पिरोनीज डिजीज के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। ट्रीटमेंट का मकसद सेक्सुअल एक्ट को बनाए रखना और पेन को कम करना है। सर्जरी ही इकलौता इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। पिरोनी की बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है और कई सेक्सोलॉजिस्ट अक्सर सर्जरी के लिए जाने से पहले 1 या 2 साल तक इंतजार करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर, दरअसल मुझे हाल ही में डायबिटीज का पता चला है। मैं जानता हूँ कि डायबिटीज इरेक्टाइल फंक्शन को अफेक्ट करता है और मैं जानना चाहता हूँ कि अब जब मुझे डायबिटीज का पता चला है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी को कैसे रोका जाए? जी देखिए, ये डेफिनेटली सच है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत आम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का फैलाव डायबिटीज में 35 से 75% तक होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ही है जो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करने के साथ साथ न्यूरोपैथी का एक रीजन बनती है। न्यूरोपैथी का एक रीजन बनती है, जिसकी वजह से इंसान को इरेक्शन होने में डिफिकल्टी होने लगती है। डायबिटिक पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को रोकने या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले डायबिटीज का सही ट्रीटमेंट कराना होगा। अगर आपका डायबिटीज सही डाइट, सही दवाओं और रोजाना 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक के जरिए कंट्रोल्ड है तो आपको किसी भी डायबिटिक इरेक्शन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। डॉक्टर, मैं एक जानता हूँ, मेरे ग्लैंड्स के बम पर पेनिस के साइज के कई सफेद धब्बे हो गए हैं। क्या ये किसी एसटीडी के कारण है? मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया है। डॉक्टर, इनमें पेन या ब्लीडिंग नहीं होता, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर आप अपने ग्लैंड्स के पंप पर दिखाई देने वाले स्मॉल, व्हाइट, पिनहेड साइज के धब्बों से घबरा रहे हैं तो आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हार्मलेस है। इन्हें पर्ली पिनाइल पैप्यूल्स यानी कि पीपीपी कहा जाता है। इसे हर्सिटिस कोरोनाग्लैंडिस या हर्सिटॉइड के नाम से भी जाना जाता है। पैपिलोमा पर्ली पिनाइल पैप्यूल्स पीपीपी स्मॉल डोम के साइज के फ्रीफॉर्म स्किन के रंग के पैप्यूल होते हैं, जो आमतौर पर ग्लैंड्स पीनिस के कोरोना या साम्पुस पर पाए जाते हैं। या sulcus पर पाए जाते हैं। या sulcus पर पाए जाते हैं। वे आमतौर पर एक या फिर मल्टीपल लाइंस में घेरेदार तरीके से इन्हें अक्सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि सेक्सुअल मसला समझ लिया जाता है, लेकिन फैक्ट यही है कि ये पूरी तरह से हार्मलेस है। आप उन्हें स्प्रेड नहीं कर सकते। इनमें खुजली, पस या खून भी नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और ये इंश्योर करें कि आप उनका ध्यान रखेंगे और बताई हुई बातों पर सावधानी बरतेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये पैप्यूल्स उन मेल्स में ज्यादा आम है जिनका खतना नहीं हुआ है। ये आमतौर पर उन मेल्स में डेवलप होता है जो 20 साल या 30 साल के होते हैं। हालांकि उनकी बढ़ोतरी के मैकेनिज्म को अभी भी पहचाना नहीं गया है। पीपीपी के कंक्लूसिव कॉज की एब्सेंस में और किसी की हेल्थ के लिए इसके हार्मलेस होने के कारण इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। किसी भी सिचुएशन में इन्हें खुद से हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आप अभी भी परेशान हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से एग्जामिन कराने में संकोच न करें। जब मुझे बहुत जोर से इरेक्शन होता है तो क्या मेरे खड़े लिंग में फ्रैक्चर या ब्रेकेज पॉसिबल है? मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि कुछ मेल के साथ ऐसा होता है और ये बहुत पेनफुल होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो ट्रीटमेंट क्या है? भले ही पीनिस में कोई रियल बोन्स ना हो, लेकिन किसी के लिंग में फ्रैक्चर या उसका टूटना संभव है। इसे पिनाइल फ्रैक्चर कहा जाता है। पिनाइल फ्रैक्चर तब होता है जब खड़ा पीनिस किसी कम लचीले और हार्ड स्पॉट से टकराता है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई सेक्सुअली अराउज्ड मेल एंथुसियास्टिकली और जबरदस्ती अपना पीनिस अपने पार्टनर की बॉडी में डालता है। ये
एंजाइटी, गिल्ट, एंगर, मूड डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और पिछले कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस शामिल हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल या सिचुएशनल कारणों में ट्रीटमेंट, सेक्स काउंसलिंग और सपोर्टिव थेरेपी शामिल है। अगर कारण ऑर्गेनिक या फिजिकल है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट या सर्जिकल मेजर्स लिए जाने की जरूरत है। हिस्ट्री जांचने, टेस्ट्स और रिपोर्ट्स की हेल्प से सबसे पहले प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करना जरूरी है। एक बार यदि कारण पता चल जाए तभी ट्रीटमेंट की सलाह दी जा सकती है। अब बात करते हैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, इजैकुलेशन में डिफिकल्टी आपको बच्चे का पिता बनने से नहीं रोक सकती। जब तक आपका सीमन नॉर्मल बाउंड और हेल्दी मोबिलिटी दिखाता है तब तक आपको टेंशन लेने का कोई कारण नहीं है। अगर इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेशन मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है तो एज लास्ट ऑप्शन कंसेप्शन के लिए सीमन को वापस हासिल किया जा सकता है और वजाइना में इंजेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर, मेरे डोमेस्टिक सर्वेंट ने 2 हफ्ते पहले मुझे ब्लो जॉब दी थी। उसके बाद मैंने एचआईवी टेस्ट कराया और वो नेगेटिव है। हालांकि बाद में नौकर ने मेरे सामने कबूल किया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। तो फिर ये कैसे हुआ कि मेरा एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आया? क्या इसका मतलब ये है कि ओरल सेक्स से एचआईवी नहीं फैलता है? परेशान और डरा हुआ हूं। प्लीज हेल्प मी। एचआईवी पॉजिटिव पार्टनर के साथ ओरल सेक्स ऑफ कोर्स बहुत हाई रिस्क वाला बिहेवियर है। इससे एचआईवी फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। मैं आपको जल्द से जल्द एचआईवी एड्स काउंसलर से काउंसलिंग लेने के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं। इस केस के 2 हफ्ते बाद किया गया आपका नेगेटिव एचआईवी टेस्ट मिसलीडिंग हो सकता है। अगर कोई इंसान एचआईवी से संक्रमित है तो ब्लड टेस्ट में एचआईवी एंटीबॉडीज के लिए एलाइजा टेस्ट 3 महीने बीत जाने के बाद ही पॉजिटिव आता है। 3 महीने की इनिशियल ड्यूरेशन जब टेस्ट नेगेटिव आता है विंडो पीरियड के नाम से जानी जाती है। ये एक खतरनाक ड्यूरेशन है क्योंकि इससे ये गलतफहमी पलने लगती है कि कोई इंसान एचआईवी नेगेटिव है। इन्फेक्टेड पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जरिए दूसरों तक इन्फेक्शन स्प्रेड करने में पूरी तरह केपेबल है। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप 3 महीने के बाद अपना एचआईवी टेस्ट दोबारा करवाएं। डॉक्टर, मैं 40 साल का हूं और मेरी शादी नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि मैं बैचलर हूं। मैंने कभी मास्टरबेशन या सेक्स नहीं किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि सेक्स के लिए मेरी इच्छा कम होने के बजाय बढ़ गई है। मुझे दिन में किसी भी टाइम और कहीं भी इरेक्शन हो जाता है। अक्सर मेरा ये जुनून मेरे दिमाग तक चला जाता है और मुझे चक्कर आने लगते हैं। क्या मैं नॉर्मल हूं? क्या इस सेक्सुअल डिजायर को कम करने की कोई दवा है? मैं अपनी सेक्सुअल डिजायर को कैसे दबाऊं? आप बैचलर हैं। मुझे हैरानी है कि जब आप में अराउज सेक्सुअल डिजायर होती है तो आपको मैस्टरबेशन करने से कौन रोकता है? मैस्टरबेशन पूरी तरह से हार्मलेस, नेचुरल, कॉमन, सेल्फ सफिशिएंट और इनएक्सपेंसिव एक्टिविटी है। आपका अड़े रहना और मैस्टरबेशन करने के लिए खुद को इनकार करना ये बताता है कि सेक्स को लेकर आपकी सोच काफी बायस है। कोई भी दबी हुई नेचुरल जरूरत कभी ना कभी रिस्पॉन्स का कारण बनती ही है। ठीक यही आपके साथ हो रहा है। आपके सिम्टम्स लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहने और उनसे दूरी बनाने की वजह बताते हैं और साथ ही साइन ऑफ स्कैरसिटी देते हैं। एक तरह से आप ऑलमाइटी और पावरफुल नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अपने आप को मैस्टरबेशन के जरिए सेटिस्फाई कीजिए या फिर किसी आपके काबिल पार्टनर के साथ अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम अपने आप को दीजिए। 40 साल की उम्र में इस सडन अनकंट्रोल्ड बढ़े हुए सेक्सुअल डिजायर के लिए किसी बायोलॉजिकल कॉज की भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। इन लक्षणों के किसी भी बायोलॉजिकल कॉज का पता लगाने के लिए कुछ हार्मोन टेस्ट करवाने के लिए किसी सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डॉक्टर, मैंने कई बार स्पेनिश फ्लाई के बारे में पढ़ा है। वो कहते हैं कि इससे सेक्सुअल अर्ज पैदा होती है। क्या मैं इसका इस्तेमाल अपनी सेक्सुअल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कर सकती हूँ? अगर हाँ, तो ये कहाँ अवेलेबल है? ये क्वेश्चन अक्सर मुझे परेशान करता है क्योंकि सच्चाई यही है कि स्पेनिश फ्लाई आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है और स्पेनिश फ्लाई के नाम पर जो भी अवेलेबल करवाया गया है वो एक फेक सोल्यूशन है। स्पेनिश फ्लाई यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले बीटल बग जो कि ग्रीन कलर के दिखते हैं उससे बना एक पाउडर है, लेकिन ये स्पेन में ही मौजूद नहीं है। अगर कोई महिला इसे इंटरनली लेती है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन और जलन पैदा करता है जिसके कारण उसके जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को परमानेंट डैमेज हो सकता है। स्पेनिश फ्लाई एक महिला के जेनिटल्स के आसपास के ब्लड वेसल्स को वाइड और पल्सेटिंग कर देती है जिससे उसे सेक्सुअल अराउजल की नकली और गलत फीलिंग आती है। 4 महीने पहले मेरे हर्निया के ऑपरेशन के बाद मेरा सेक्स को लेकर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मेरी उम्र 35 साल है। क्या फिजिकल एलिमेंट्स किसी इंसान के सेक्स लाइफ को अफेक्ट करती है? जब कोई इंसान फिजिकली बीमार होता है तो आमतौर पर सेक्स में इंटरेस्ट और सेक्स की कैपेसिटी खो देता है। किसी बीमारी के कारण हमारी बॉडी को होने वाले नुकसान के अलावा अपनी बॉडी पर कंट्रोल की कमी को लेकर डरा हुआ महसूस होना और परेशान होना, यहाँ तक कि दुखी फील करना भी अब नॉर्मल बात नहीं है। इसके अलावा हमें सेक्सुअल इंटिमेसी का फायदा नहीं मिलने वाला है बल्कि नुकसान भी उठाना पड़ता है। इससे बीमार इंसान में अकेलेपन की फीलिंग पैदा हो सकती है। किसी बीमारी से ठीक होने के बाद भी कई पुरुष अक्सर अपनी सेक्स लाइफ में वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल, बहुत रिस्क भरा है, मैं खुद को चोट पहुंचा सकता हूँ। एक वाइफ ज्यादातर अपने हस्बैंड के सभी डरों और इमोशंस से वाकिफ होती है और उसकी परेशानियों की वजह को भी शेयर करती है। इससे सेक्स से दूर रहने या फिर कम सेक्स करने का फैसला लेने की भी पॉसिबिलिटी होती है। ज्यादातर टाइम ये फैक्ट बेसलेस होता है। इससे आगे चलकर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है और इस तरह से साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस या फिर यूं कहें कि दिमागी तौर पर नपुंसकता हो सकती है। हेल्दी सेक्स का फायदा कई फिजिकल एलिमेंट्स से उभरने में तेजी ला सकता है और उसका सप्लीमेंट बन सकता है। सेक्सुअल एक्ट से बॉडी रीजनरेट होती है। सेक्सुअल इंटिमेसी के कारण बॉडी में बड़े पैमाने पर निकलने वाले एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन किसी की ओवरऑल वेलबींग में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। सेक्सुअल इंटिमेसी के कारण बॉडी में बड़े पैमाने पर निकलने वाले एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन किसी के ओवरऑल
प्रीकम में स्पर्म होते हैं? क्या इससे कोई फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट भी हो सकती है? प्रीकम, जिसे प्री इजैकुलेट फ्लूइड भी कहा जाता है, पेनिस शाफ्ट के बेस पर मौजूद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से आता है। इसका काम इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाई देना है। यूजुअली इस लिक्विड सब्सटेंस में स्पर्म होने की उम्मीद नहीं होती है। हालांकि अक्सर स्पर्म गलती से प्रीकम में मौजूद पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो सकती है। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरी शादी की फर्स्ट नाइट को ये जानने का और पहचानने का कोई तरीका है कि मेरी पत्नी वर्जिन है या नहीं? क्या ये एंश्योर करने के लिए मुझे हाइमन की जांच कराने का कोई तरीका है? दरअसल आपके शक को दूर करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ लोग हाइमन की एब्सेंस या अपीयरेंस को गैर जरूरी अहमियत देते हैं, क्योंकि टेक्निकली एक कुंवारी महिला के पास एक अनब्रोकन हाइमन का होना माना जाता है, अगर उसने पहले कभी पेनिट्रेटिव पीनो-वजाइनल इंटरकोर्स नहीं किया हो। तो हालांकि ये एक मिथ है कि इंटैक्ट हाइमन वर्जिनिटी साबित करता है। अगर कोई फीमेल छोटे या एब्सेंट हाइमन के साथ पैदा हुई है, तो ऐसा लग सकता है कि वो वर्जिन नहीं है। खेल-कूद या फिजिकल एक्टिविटी वाली एक्टिव लाइफ में हाइमन के टूटने या फटने का कारण बन सकती है। दूसरी ओर हाइमन अक्सर परफोरेटेड होता है या फिर सेक्सुअल एक्ट के लिए जगह बनाने के लिए फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर पहले पेनिट्रेटिव ऑर्गेज्म के दौरान हाइमन मौजूद है और फिर फट गया है, तो थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग और पेन हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये तय करने का कोई तरीका नहीं है कि वो कुंवारी है, इसलिए इस बेकार की चिंता को छोड़ देना शायद सबसे अच्छा है। आप अपने रिश्ते की क्वालिटी पर ध्यान दें। अपनी वाइफ की सेक्सुअल हिस्ट्री पर कंसंट्रेट करने के बजाय खुले और सेंसिटिव माइंड के साथ उसके साथ प्रेजेंट मोमेंट में इन्वेस्ट करना ही समझदारी होगी। आपकी उम्मीदों के बेसिस पर शादी आपको जिंदगी भर के लिए पार्टनर, एक फैमिली यूनिट, सेक्सुअल एक्सप्रेशन और एक फ्रेंड देती है। अगर आपको लगता है कि आपको सही इंसान मिल गया है, तो हाइमन की अपीयरेंस या एब्सेंस आपके रिश्ते के लिए एक मजबूत बेस बनाने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। भले ही आपकी पत्नी ने आपसे मिलने से पहले किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हो या फिर आपके साथ कमिटेड हो। मैं 48 साल का मैरिड मैन हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे इंटेंस होता है, लेकिन मैं इसे इतनी देर तक कायम नहीं रख पाता कि अपनी पत्नी के साथ इंटरकोर्स खत्म कर सकूं। मेरा पेनिस या तो एंट्री से पहले या एंट्री के तुरंत बाद ढीला हो जाता है। इस सडन चेंज का कारण क्या है? मेरी पत्नी इस बात से बहुत परेशान है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी का एक रूप है। इस प्रॉब्लम के कई बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल और साइकोलॉजिकल कारण हैं। सबसे पहले हिस्ट्री लेकर टेस्ट के जरिए इस प्रॉब्लम का कारण पता लगाना जरूरी है। एक बार कारण पता चल जाने पर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की सलाह दी जा सकती है। इरेक्शन को बनाए रखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव दवाएं हैं, जैसे सिल्डेनाफिल सिट्रेट ऑप्शन, जैसे सिल्डेनाफिल नाइट्रेट और टेडेलाफिल ऑप्शन और टेडेलाफिल, जो कि अब इंडिया में भी अवेलेबल है। यहाँ ध्यान ये देना है कि ये दवाएं फ्लैसिड इरेक्शन में इरेक्शन नहीं ला सकती हैं। ये केवल उन्हीं लोगों को मदद करता है जो अपने आप इरेक्शन हासिल करने में सक्षम है, लेकिन सैटिस्फैक्टरली इंटरकोर्स करने के लिए इसे लंबे समय तक बनाए रखने में अनेबल है। इन दवाओं से आपको फायदा हो सकता है। हालांकि आप इन दवाओं को क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं पा सकते हैं, और न ही आपको इन्हें खुद लेना चाहिए। इन्हें लेने में जोखिम शामिल है, और जब तक आपको किसी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से इसके लिए न बताया या फिर सलाह दी जाए, तब तक प्लीज सेल्फ मेडिकेशन करने से बचें। डॉक्टर, मैं 28 वर्षीय हूँ, मेरी हाल में ही शादी हुई है। जब भी मैं अपनी पत्नी के साथ सेक्स करता हूँ, तो इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म एक साथ होता है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म को अलग किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत से पुरुष अक्सर सोचते रहते हैं। इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म डेफिनेटली दो अलग चीजें हैं। हालांकि ज्यादातर पुरुषों के लिए ज्यादा समय तक वो एक साथ होते हैं। यही कारण है कि कई मेल इजैकुलेशन और ऑर्गेज्म को सिनोनिम मानते हैं। ऑर्गेज्म इंटरकोर्स में मोमेंट ऑफ इंटेंस जॉय होता है, जबकि इजैकुलेशन पीनिस के अंदर यूरेथ्रा से सीमेन का फिजिकल रिमूवल या डिस्चार्ज होता है। किसी पुरुष के लिए इजैकुलेशन के बिना ऑर्गेज्म को फील करना असल में रेयर है। कोई उन्हें अलग-अलग एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी मर्जी से डिजायर नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड 10 साल की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ओरल सेक्स से मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है? ओरल सेक्स से कोई लड़की कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जब सीमन वजाइना में प्रवेश करता है, तभी प्रेगनेंसी या फिर कंसेप्शन हो सकता है। हालांकि ओरल सेक्स से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी फैल सकती है, जिनमें HIV एड्स भी शामिल है, लेकिन ये इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। ये इन्फेक्शन किसी इन्फेक्टेड पर्सन में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और इस तरह से इन्हें बाहरी तौर पर हेल्दी दिखने वाले पार्टनर से अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर, मैं 2 सालों से रिलेशनशिप में हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड का कहना है कि हमारे रिश्ते के लिए सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी हम प्यार करते हैं, तो वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है। मुझे लगता है कि सेक्स बहुत जरूरी है। नीड योर गाइडेंस डॉक्टर। मुझे बताइए कि हमारे बीच के इस इशू को कैसे मैनेज किया जाए। आप दोनों को अपनी सेक्सुअलिटी को समझने के लिए समय लगाने की जरूरत है। ऐसा होने के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड किसी सेक्स काउंसलर से सलाह लें। आपकी गर्लफ्रेंड के मन में शायद सेक्स के बारे में प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं, जिन्हें काउंसलिंग के जरिए क्लियर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा ये मुमकिन है कि आपकी लवर ने कहा हो कि सेक्स उसके लिए अहम नहीं है, क्योंकि हर बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे अनप्लेजेंट और अनसैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस हुआ। तो ये भी पॉसिबल है। एक महिला को सेक्स या फिर प्लेजर लेने के लिए पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहना होगा, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होगी और अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अट्रैक्ट होना होगा। शादी के पहले सेक्स अक्सर सीक्रेटली छीने गए समय के साथ एक कैजुअल एनकाउंटर नहीं होता है, और आपकी गर्लफ्रेंड की वैल्यूज की वजह से उसे गिल्टी फीलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जिद कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, तो ये उसके लिए इमोशनली उदासीन भी हो सकता है, क्योंकि वो पॉसिबली अपनी वैल्यूज के प्रति अट्रैक्टेड फील करेगी। ये सब और बहुत कुछ उसकी नापसंदगी और मौजूदा सिचुएशंस में उसके पार्टिसिपेशन की कमी में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आपकी हताशा इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आपको भी बाकी सभी लोगों की तरह ही अपनी निजी जरूरतें पूरी करनी है, और वैसे भी नहीं करने वाले लोग इसकी बातें करते भी नहीं है, जो अपने बचाव के बारे में बात करते हैं। हर रिश्ता अलग होता है, तो जानिए सेक्स करने और प्यार करने के बीच का अंतर क्या है। पहला सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन है, और दूसरा किसी ऐसे इंसान के साथ डीप और मीनिंगफुल इमोशनल रिलेशनशिप का क्लाइमैक्स है, जिसकी आप असल में परवाह करते हैं। आप अपने लिए जो चाहते हैं उसे चुनने के लिए फ्री है। डॉक्टर, मैं 68 साल का मैरिड पर्सन हूँ, मेरी पत्नी 57 साल की है। हम 2-3 हफ्ते में एक बार सेक्स करते हैं। एक्ट के बाद मेरी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। क्या इस उम्र में सेक्स करना मेरे लिए हानिकारक है?
रिटायरमेंट एज होती है, जब कॉम्पिटेंट पर्सन को भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी से हटने की सलाह दी जाती है। वृद्धावस्था धीरे-धीरे सभी फिजिकल फंक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर देती है और सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है। सेक्स करने की एबिलिटी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मांसपेशियों में दर्द और इंटरकोर्स से होने वाली थकावट इस एक्ट का एक ऑब्वियस रिजल्ट है, या फिर उस मामले के लिए किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज किसी को अपनी नेचुरल फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत होती है। रेगुलर 40 मिनट की वॉक, बैलेंस्ड डाइट और जरूरत अनुसार रेस्ट आपको अच्छी तरह से हेल्दी रहने में और लंबे समय तक सेक्स लाइफ जीने में मदद करेंगे। डॉक्टर, मैं 28 साल का हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड 26 साल की है। हम पिछले कुछ समय से
या मैथमेटिक्स या फिर किसी माइक्रोवेव हुआ से भी परेशान नहीं है, फिर भी उसे अपने ब्रेस्ट में दर्द महसूस होता है, उसकी मैमोग्राफी भी नॉर्मल है। डॉक्टर मुझे आपसे जानना है कि इस दर्द को कैसे कम किया जा सकता है? क्या मैं ब्रेस्ट पर फोरप्ले से पहले डाइक्लोफेनाक ट्रांसडर्मल पैच या एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक टॉपिकल क्रीम का इस्तेमाल कर सकता हूं? अपने ब्रेस्ट में पेन के लिए किसी भी जाने माने थेरेप्यूटिक रीजन की एब्सेंस में, यानी कि उनकी इस बीमारी की रोकथाम और मुकाबला करने, उनके दर्द या उनकी चोट को कम करने के मकसद से पेशेंट के ट्रीटमेंट और देखभाल करने की एब्सेंस में ऐसा सब होना पॉसिबल है। शायद आपकी वाइफ का आपको अपने ब्रेस्ट को सहलाने की परमिशन देने में उनकी इच्छा का ना होना ही आपके और आपकी पत्नी के बीच एक सेक्सुअली डिस्टर्ब केमिस्ट्री का रीजन हो सकती है। आपकी पत्नी को जो पेन महसूस होता है वो पोटेंशियली साइकोलॉजिकल या फिर रिलेशनल रीजन से पैदा हो सकता है। इसलिए आगे के टेस्ट जरूरी है। लोकल एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक क्रीम या पैच लगाने से किसी भी तरह के इमोशनल पेन को कम करने में मदद नहीं मिलेगी। कुछ महिलाएं कुछ खास इंटीमेट सिचुएशंस में अपने पार्टनर के छुए जाने से कतरा सकती हैं। अक्सर हमने फीमेल को शिकायत करते हुए सुना है कि उनके मेल पार्टनर उनके ब्रेस्ट को छूने के तरीके में बहुत अग्रेसिव होते हैं। ऐसी फीमेल्स आगे चलकर अपने साथ इंडिसेंट बिहेवियर किए जाने के लिए नफरत डेवलप कर लेती हैं। फीमेल अपनी बॉडी को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। कभी-कभी अगर किसी लड़की के साथ उसकी लाइफ के शुरुआती सालों में उसे अगर सेक्सुअली अब्यूज किया गया हो तो उसे गहरे साइकोलॉजिस्ट घाव हो सकते हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। इससे उसमें कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज या स्टिमुलाई को लेकर एक अजीब सी नफरत की फीलिंग डेवलप हो सकती है। डॉक्टर हमारी शादी को लगभग 3 साल हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी में साफ सफाई की थोड़ी सी कमी रहती है। वो रेगुलरली वैक्स नहीं करती है और उसकी आर्मपिट से हमेशा बदबू आती रहती है। वो अच्छे कपड़े पहनने के लिए कोई कोशिश नहीं करती या फिर ये कहिए कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी गंदी आदतों और शैली उठने बैठने के कारण मैं उसकी ओर अट्रैक्टेड फील नहीं करता और मुझे उसके साथ सेक्स करने का मन नहीं करता। ये समस्या है। मैं बाकी की वुमेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूं और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के बजाय फेसबुक पर उनका पीछा करता हूं। ये औरतें मेरी पत्नी के कंपैरिजन में अपना बेहतर ख्याल रखती हैं और बेहतर तैयार होती हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या करूं? आप बात को समझिए। ये एक घिसी-पिटी बात लग सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन असल में आपकी लाइफ में किसी भी मीनिंगफुल और अहम रिश्ते की बैकबोन है। ये सच है। आपके लिए ये अहम है कि आप इन मैटर्स को अपने दिमाग में घर करने देने के बजाय बहुत धीरे से इसके ध्यान दिलाएं, इसे प्यार से करें और इंश्योर करें कि आप इसे ऐसे समय पर करें जब आपको लगे कि वो हैप्पी मूड में होगी, जहां वो आपकी किसी भी बात को आसानी से सुने और ऑनेस्ट फीलिंग से एक्सेप्ट की जाए। उस अनप्लेजेंट स्मेल और दूसरी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से होने वाली अपनी परेशानी आप अपनी पत्नी को बताएं, जिनसे आप परेशान महसूस करते हैं। इसके अलावा आप उसे सजेशन दे सकते हैं कि आपकी पत्नी इन मामलों को एड्रेस करने के लिए एक्टिव तरीके से क्या कर सकती है, जैसे कि वैक्सिंग और डिओड्रेंट का इस्तेमाल, या फिर अगर जरूरी हो तो ज्यादा बार नहा लेना। अगर आपका मन हो तो आप उसे उसकी किसी फ्रेंड के साथ स्पा डे या ब्यूटी सैलून अपॉइंटमेंट का गिफ्ट दे सकते हैं। शायद वहां उसे कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट पसंद आ जाए। आपके लिए ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि आप लंबे समय तक उस इंसान को अप्रिशिएट करें जो आपकी पत्नी है। महज दिखावे से परे जाएं और जानें कि ऐसे दिखावे के अलावा भी बहुत कुछ है उसकी बॉडी में। जब आपने उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया तो सबसे पहले उन क्वालिटीज की तलाश करें जिन्होंने आपको उसकी ओर अट्रैक्ट किया था। परफेक्ट रिलेशनशिप लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन पर बेस्ड होता है। कुछ मामलों में एक पत्नी अपनी क्लीनलीनेस या एस्थेटिक सेंस की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है, क्योंकि शायद उसका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ है जहां उसे लाइफ के कुछ ब्यूटी रिलेटेड पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सोचिए इसके बारे में कि वो कहां पली बढ़ी और उसकी फीमेल रोल मॉडल कौन थी। आपके लिए उसे समझना जरूरी है। अपनी दुनिया और जिन रिश्तों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके बारे में अपनी समझ को अपडेट करने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अपनी देखभाल को सीरियसनेस के साथ लेना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान से सीखना इंपॉर्टेंट है, जो हमें अपने आसपास के लोगों के सामने अपना बेस्ट वर्जन पेश करने में मदद करते हैं। आप इसमें एक्टिवली उसकी हेल्प कर सकते हैं और अपनी नजदीकियां बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इरेक्शन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा पहले भी हुआ है जब मैं नाइट की फ्लाइट से थका हुआ था या फिर जब मैं काम पर टेंस या स्ट्रेस था, तब मैं सेक्स करने में केपेबल नहीं था। हमारी क्लोजनेस में ये बढ़ती दूरी हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से अफेक्ट कर रही है। प्लीज हेल्प मी। इंपोटेंस यानी कि नपुंसकता के बारे में चिंता, यानी कि किसी मेल में इरेक्शन या फिर ऑर्गेज्म हासिल करने में इनकेपेबिलिटी सबसे ज्यादा सामने आने वाले सेक्स रिलेटेड डर में से एक है, जो कई पुरुषों में होता है। इंटरनेट फोरम इस मैटर पर चैट थ्रेड्स से भरे हुए हैं, जिनमें कई फर्जी रेमेडीज या फिर फर्जी प्रोडक्ट हैं जो इस आम और अक्सर देखे जाने वाले डर का फायदा उठाते हैं, जो कि बहुत से पुरुषों के पास है। हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में हर दिन इस मैटर के बारे में सुनते हैं। आयरनी यह है कि इरेक्शन ना कर पाने का डर ही इंपोटेंस का सबसे बड़ा रीजन है। इंपोटेंस यानी कि नपुंसकता के 90% मामलों में इसका रीजन माइंड यानी कि साइकोलॉजिकली पैदा होता है। केवल 10% मामलों में ही इसका रीजन बायोलॉजिकल होता है। इस तरह
काउंसलिंग सेशन मददगार साबित हो सकता है। इससे फिजिकल इंटीमेसी के बारे में उसके मन में मौजूद किसी भी टेंशन, मिथ या मिसकंसेप्शन का ध्यान रखा जा सकेगा जो उसे आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से रोक रही है। ऐसा कई नए और यहाँ तक कि एक्सपीरियंस कपल्स के बीच भी होता है। अगर कोई हो तो उसे क्वेश्चन पूछने का मौका दे और उसकी जरूरतों के प्रति सेंसिटिव रहे। मेरा मेरी फियांसे हम जल्दी शादी करेंगे। मैं 26 साल का हूँ और मेरी फियांसे 23 साल की है। हम कम से कम पहले 1 साल प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं। हम पहले यूरोप जाना चाहते हैं। तो मुझे आप जाने कि मेल और फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ कंट्रोल के अलग-अलग तरीके क्या है? फिर तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। आपकी हेल्प के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को मोटे तौर पर मेल मेथड के लिए ए और फीमेल मेथड बी में क्लासिफाई किया गया है। मेल मेथड में कुछ चीजें शामिल हैं जैसे कि एक कॉन्डोम और एक सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस जिसे मेन वेसेक्टमी के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा विमेंस मेथड्स में भी कुछ चीजें शामिल हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव शॉट्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फिर पेसिविरीज, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी कि आईयूसीडीज जिन्हें आमतौर पर लूप यानी कि कॉपर टी के तौर पर जाना जाता है, और सर्जिकल स्टरलाइजेशन जिसे ट्यूबेक्टमी के नाम से जाना जाता है। फीमेल कॉन्डोम, इंट्राडर्मल हार्मोनल इम्प्लांट और मेल यूटेरस रिस्ट्रेनिंग पिलर जैसे नए तरीके प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लगातार बढ़ता हुआ मार्केट है और इसके फायदे और नुकसान दोनों ही है। हर एक मेथड में फैमिली डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजी एक्सपर्ट के साथ मिलकर यूटेरस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर फैसला लेना सबसे अच्छा है। आपका डॉक्टर आपको उनके फायदे और नुकसान का इवैल्यूएशन करने में हेल्प करेगा और फिर यूटेरस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर एक आम सहमति पर पहुंचेगा जो आपके लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है और जो कपल्स की जरूरतों के लिए सबसे सूटेबल है। हालांकि न्यूली मैरिड कपल के लिए कॉन्डोम जिसे मेल यूज करते हैं, स्पर्मिसाइडल पेसिविरीज और ओरल यूटेरस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल यूज करती हैं, वही रेकमेंडेड तरीके हैं। दूसरे सभी तरीकों का इस्तेमाल आपके पहले बच्चे के जन्म के बाद या फिर आपकी फैमिली को पूरा करने के बाद ही किया जाना चाहिए। डॉक्टर, अगर मुझे मास्टरबेशन के टाइम कभी भी इरेक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने की कोशिश की तो मुझे प्रॉपर इरेक्शन नहीं मिल सका। क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। शादी से पहले सेक्स अगर किसी गिल्ट, टेंशन, डर और सेल्फ डाउट से जुड़ा हो तो एक आदमी में ये साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई लड़की सेक्स में शामिल होने के लिए अपनी मर्जी नहीं जताती है या अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में फेल हो जाती है या फिर यूं मान लेते हैं कि वो सिर्फ भावनाओं में बहकर सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए हामी भरती है, तो वो एक्सपीरियंस को फील करने के लिए बेड पर सफिशिएंट तौर पर रिएक्टिव नहीं हो सकती। उससे बात करें और फोरप्ले में शामिल हो। जिस तरह से आप बेड पर बातचीत करेंगे उस पर काम करें और दोबारा फिर से काम कीजिए, कुछ नया कीजिए, उसे सरप्राइज करें और सबसे अहम बात, उसके साथ खुले तौर पर इंटरैक्टिव रहें। पार्टनर की बिना मर्जी और रिएक्शन की कमी भी किसी के सेक्सुअल अराउजल के लेवल और उसके बाद इरेक्शन को अफेक्ट कर सकती है। इरेक्शन की क्वालिटी स्ट्रेस, फटीग, ओबेसिटी और कई फैक्टर्स से भी अफेक्ट हो सकती है, जिन पर एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट सही हिस्ट्री लेने के बाद उसे समझने और समझाने में केपेबल हो पाएंगे। डॉक्टर, मेरी उम्र 29 साल है और मेरी शादी को 4 साल हो गए। मेरी पत्नी बहुत सुंदर नहीं है, वो मेरी एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी इंसान तो है, लेकिन मुझे वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं लगती। हम शायद ही कभी इंटीमेट होते हैं। क्या नॉर्मल है? आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता के सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पैरामीटर्स बेहद अलग-अलग हैं और किसी व्यक्ति को देखने में सुंदर बनाने के लिए कोई पूर्ण पैरामीटर मौजूद नहीं है। दुनिया में ये सो कॉल्ड अच्छे दिखने वाले लोग कौन हैं, जो कुछ हम एक्सेप्टेबल मानते हैं? वो हमारे चारों ओर मौजूद पॉप कल्चर और जनरल रिटॉरिक से भी अफेक्ट होता है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि वो कौन सी खूबसूरती है जो आप अपनी पत्नी में तलाश रहे हैं। हमारे कई केसेस के दौरान हम ऐसे कई मेल्स और फीमेल्स से मिले हैं जो कि उनके थ्रू या फिर उनके आसपास के बाकी लोगों के सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेडिशनली अच्छे दिखने वाले नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ऐसा कुछ लोगों का ही मानना था कि वो अच्छे नहीं लगते, फिर भी वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और खुद को खूबसूरत पाते हैं। एक दूसरे की कंपनी में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन की वजह से उन्हें एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ उनका बॉन्ड महज एस्थेटिक अपील से परे है। इसके अलावा जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी स्किन भी बूढ़ी हो जाती है और कोई इस बात पर बहस या शिकायत कर सकता है कि किसी भी इंसान में पहले जैसी फिजिकल अपील नहीं रही है। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि इसके बाद आगे क्या होगा? क्या आपके रिश्तों की एक्सपायरी डेट किसी की एस्थेटिक अपील या फिर दिखावे की चीज के बेसिस पर होनी चाहिए? आपकी पत्नी सबसे पहले एक इंसान है, उसकी कुछ जरूरतें हैं, उसके कुछ डर है, कुछ सपने भी हैं। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो उसे समझने के लिए थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। शादी के 4 साल बाद अगर आप रिश्ते को सालों तक फलता फूलता देखना चाहते हैं तो रिश्ते में लंबे समय के लिए प्यार और मैच्योरिटी इन्वेस्ट करना मीनिंगफुल हो सकता है। ये आपके रिलेशंस को एक नई लाइफ देगा। आपके पार्टनर के बॉडी शेप, एंगल्स और मेजरमेंट के अलावा भी इसमें तलाशने के लिए बहुत कुछ है। अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं? प्यार सेक्सुअल है और सेक्सुअलिटी हमेशा फिजिकल एट्रीब्यूट्स या बॉडी के स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप्स के परफेक्ट नेचर को तय करते हैं। डॉक्टर, दरअसल मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। दिन के एंड में हम दोनों थका हुआ महसूस करते हैं और अक्सर हमारे पास सेक्स करने की कोई एनर्जी नहीं बचती है। हम अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस क्रिएटिव होने की जरूरत है। ये वही सॉल्यूशन है जो हम हमेशा अपने मरीजों को बताते हैं। एज एन एग्जांपल, ये जरूरी नहीं है कि सेक्स केवल रात में ही किया जाए। शायद सुबह जल्दी सेक्स करने की कोशिश से आपको अच्छा फील हो। रात की अच्छी नींद के बाद जब आपकी बॉडी और माइंड अच्छी तरह से आराम कर चुके होते हैं और आप रिफ्रेशिंग फील करते हैं तो दिन की स्टार्टिंग में आप बड़े पैशन और एनर्जी के साथ सेक्सुअल एक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा शायद आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन आप इसे ट्राई करके देखिए। कई कपल्स जो हवा उठकर प्यार करना पसंद करते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है और वो एक दूसरे को इनफ टाइम भी दे पाते हैं। टाइम को बस ठीक से इस्तेमाल करने की और मौका पहचानने की जरूरत है। जिस प्रकार एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करता है या फिर कुछ डिस्कशंस के लिए मीटिंग रूम्स को ब्लॉक करता है, आपको अपनी सेक्स लाइफ और रिलेशन को उसी अर्जेंसी के इमोशन देने की जरूरत है जो आप अपने बिजनेस को देते हैं। ये नेचुरल है कि पूरे दिन के काम के बाद आप एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बस आराम करना चाहेंगे। आखिरकार इतनी मेहनत
के बाद सभी को सुकून की नींद चाहिए होती है। ये दिन भर काम करते हुए, ट्रैवल करते हुए और डेली बिजी वर्क करते हुए दिन गुजारना है। सेक्स के लिए एनर्जी, एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट की जरूरत होती है। इसके लिए टाइम की भी जरूरत है। आखिरकार इंटरकोर्स की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी मायने रखती है। आप खूबसूरत जगहों पर एक दूसरे के साथ रहने के लिए शॉर्ट ट्रिप्स, माइग्रेशन या वीकेंड हॉलिडे भी ले सकते हैं। डॉक्टर, दरअसल जैसे ही मैं अपना पेनिस एंटर करता हूं, मैं लगभग 1 या 2 सेकंड में ही इजैकुलेट हो जाता हूं। इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कोई मेडिकल रीजन नहीं है। ये बेसिकली साइको बिहेवियरल, यानी कि किसी सिचुएशन में क्या और कैसा बिहेव किया जाए उसकी टेंशन लेना, और रिलेशनल ओरिजिन, यानी कि कभी-कभी रिलेशन को लेकर जब ज्यादा सोचा या घबराया जाए उसका मैटर है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक सीखा हुआ रिफ्लेक्स रिएक्शन है। इसे इफेक्टिवली तब ठीक किया जा सकता है जब एक मेल और एक फीमेल एक्टिवली एक साथ इजैकुलेशन कंट्रोल सीखते हैं। इसके लिए टाइम, पेशेंस, कमिटमेंट और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको एक्साइटमेंट बिल्डिंग की सेंसेशंस के बारे में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप अपने और अपने पार्टनर के सेक्सुअल अराउजल के लेवल की पहचान कर सकें। साथ ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन करके एक्साइटमेंट और इजैकुलेशन कंट्रोल की सेंसेशंस के बारे में अवेयरनेस सीखी जा सकती है। ऐसी कई टेक्निक है जिन्हें सिखाया जा सकता है, जैसे कि स्क्वीज टेक्निक या फिर स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। इन टेक्निक के अलावा स्फिंक्टर कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज और कंडोम का इस्तेमाल कुछ मामलों में हेल्प कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन अब इस प्रॉब्लम के लिए ड्रग ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। डॉक्टर, हम एक मैरिड कपल हैं। जब भी हम लॉन्ग इंटरवल्स के बाद इंटरकोर्स करते हैं तो मेरी पत्नी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। हम क्लीनलीनेस बनाए रखते हैं और हमें कोई दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम दोनों को परेशान कर रही है। प्लीज गाइड करें। अक्सर इंटरकोर्स के दौरान मैकेनिकल रबिंग से महिलाओं में यूरिथ्रा में सूजन हो सकती है। इन सभी सो कॉल्ड हेल्थ प्रिकॉशंस के बावजूद एक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन वाली यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर सकता है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक आम शिकायत है जिसे हनीमून यूरिथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। जब भी सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बीच लंबा इंटरवल होता है तो एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो जाता है। इसके कारण पेट पर एग्रेसिव एक्शंस होते हैं और ऑर्गन्स को ज्यादा रब करना या एक्साइट करना पड़ता है। इंटरकोर्स के दौरान एग्रेसिव मैकेनिकल रबिंग इस प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इंटरकोर्स के दौरान जेंटल रहने की कोशिश करें। सफिशिएंट टाइम लीजिए, लंबे समय तक, यानी कि 20 से 25 मिनट तक, और म्यूचुअली सैटिस्फाइंग फोरप्ले में शामिल होने का ट्राई करें। ये म्यूचुअली प्लेजरेबल सेक्स के लिए एडिक्वेट ल्यूब्रिकेशन पैदा करेगा। ल्यूब्रिकेशन की कमी या फिर इंटरेस्ट की कमी, रेस्ट एक्शंस की कमी या फिर एडिक्वेट फोरप्ले की कमी के कारण भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। ये यूरिथ्रा, यहां तक कि वजाइना की चोट और स्वेलिंग का कारण भी हो सकती है। डॉक्टर, मैं 26 साल का एक शादीशुदा इंसान। मेरी पत्नी मुझे ज्यादातर मिशनरी पोजीशन के अलावा किसी दूसरी पोजीशन में इंटरकोर्स करने की परमिशन नहीं देती। मैं उसके नॉन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड से डिसअपॉइंटेड फील करता हूं। इस समस्या का हल किस तरह से निकाला जा सकता है? जो कुछ भी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है वो अच्छा है। एक के जरिए दूसरे पर थोपी गई कोई भी बात अच्छी नहीं होती। आपकी पत्नी की इच्छा ना होना, उसकी देखरेख, उसका कुछ भी इग्नोर करना, उसकी पेरेंटिंग, सेक्स को लेकर उसकी सोच और उसके ख्याल, उसका धार्मिक नजरिया या फिर सरासर उसकी जिद के कारण हो सकती है। इन फैक्टर्स के बावजूद ये प्यार है, पति पत्नी के बीच की समझ, जो रिश्ते को एक्साइटिंग बनाए रखने में मदद करेगी, ताकि सेक्स की तरफ उनकी अपनी अभिरुचि को ढाला जा सके। अगर सेक्स केवल फिजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए एक एक्सरसाइज है तो ये उस इंसान के लिए अपना अहम खो देना है जो बेसिकली हार्ट ओरिएंटेड है। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, समझ और देखभाल इनकी मजबूत नींव होनी चाहिए। एक बार जब ये प्राप्त हो जाता है तो सेक्स नेचुरली आपके प्यार के एक्सप्रेशन की तरह एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन जाएगा। एक दूसरे के लिए अपने प्यार की सेक्स एक्सप्रेशन को न बनाएं, चाहे किसी का एजुकेशनल स्टेटस कुछ भी हो। सच्ची लव लैंग्वेज हर कोई समझ सकता है। वात्स्यायन का कामसूत्र कहता है, लव मेकिंग के दौरान पार्टनर्स के स्टेट ऑफ माइंड के बेसिस पर अलग अलग कंडीशंस अपने आप बनती है। डॉक्टर, मेरी वाइफ का प्रेगनेंसी के लगभग 6 हफ्तों में अबॉर्शन हो गया था। हम सेक्स कर रहे थे और मेरा कॉन्डोम फिसल गया था। इससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। क्योंकि हम उस समय बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसका मिसकैरेज यानी कि एसटीडी किया गया। तब से सेक्स को लेकर उसका इंटरेस्ट और लगाव पूरी तरह खत्म हो गया है। हम समस्या जाने कैसे करें जो उसकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल है? आपको और आपकी वाइफ को उसके हाल के इमोशनल इवेंट्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक सेक्स काउंसलर से काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता है। उसके मूड का सेक्स में उसके इंटरेस्ट पर असर पड़ने की पॉसिबिलिटी है। अबॉर्शन किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ी बात है, न केवल इसलिए कि ये एक हमला करने जैसा प्रोसीजर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये अक्सर क्राइम और शर्म के इमोशंस से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा फीमेल में सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। कई हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रेगनेंसी फिजिकल और साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी अपने साथ कुछ कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है, जो कभी-कभी एक वुमन के लिए चैलेंजिंग या फिर डराने वाली और यहाँ तक कि इमोशनली थका देने वाली हो सकती है। इन सभी फैक्टर्स ने उसके मन में सेक्स के बारे में आशंका पैदा करने में योगदान दिया है। उसे फिजिकल और इमोशनली पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय दे। पेशेंस इंपॉर्टेंट है। वो अबॉर्शन के जिस एक्सपीरियंस से गुजरी है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत हो सकती है। उसकी तरफ जेंटल और बेहद प्यार से रहें। इससे उसे तेजी से ठीक होने और किसी दिन फिर से फिजिकल इंटीमेसी के लिए तैयार होने में हेल्प मिलेगी। हेलो डॉक्टर, हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। हमें अगले 1 साल तक बच्चा नहीं चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेरी पत्नी को सूट नहीं करती और प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमें कॉन्डम का यूज करने की सलाह दी गई है। हालांकि मेरी पत्नी को डर है कि अगर इंटरकोर्स के दौरान या उसके एंड में कॉन्डम निकल जाता है तो ये उसकी वजाइनल कैविटी या फिर उसके शरीर के अंदर कहीं और बढ़ सकता है। इसका कहना है कि इससे उसके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। तो इसमें सच है या क्या कुछ लगता है? अगर किसी कपल के इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम खुल जाता है और वजाइना में फिसल जाता है तो महिला अपनी उंगलियों से आसानी से अपनी वजाइना में पहुंच सकती है और उसे बाहर निकाल सकती है। ये यूट्रस या फिर बॉडी में एंट्री नहीं करता है। वजाइना को एक ब्लाइंड बैग के तौर पर सोचें, जिसमें यूट्रस में एक बहुत ही नैरो कोलैप्स ट्यूब होता है। ये कॉन्डम को एक फिक्स पॉइंट से आगे नहीं जाने देता। इसके अलावा कॉन्डम वजाइना के अंदर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर, मैं 36 साल का हूँ। मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हाल ही में 220 पाया गया है। डायरेक्शन हासिल करने और बनाए रखने में केपेबल हूँ। मुझे इस बारे में बहुत लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी 30 साल की पत्नी के साथ मेरी सेक्स लाइफ अफेक्ट ना हो? आपका ब्लड शुगर लेवल ऑब्वियसली हाई है। ये डायबिटीज मेलिटस का साइन है। इरेक्शन हासिल करने और बनाए रखने में इनेबिलिटी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। ये आमतौर पर डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित मर्दों में होता है। स्टैटिस्टिकली कहा जाए तो डायबिटीज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रेवलेंस 35 से 75% के बीच होती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करने के साथ-साथ न्यूरोपैथी का रीजन बनता है, जिसके कारण इंसान को इरेक्शन होने और उसे बनाए रखने में डिफिकल्टी होने लगती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डायबिटीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। एक बार जब आपकी डायबिटीज डाइट और मेडिसिन के जरिए कंट्रोल हो जाती है तो आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो सकती है या फिर उसका अलग से ट्रीटमेंट करना भी आसान हो जाता है।
ये आपके यूरोजेनिकल ट्रैक्ट में इंजरी, इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन और यहाँ तक कि ग्रोथ का सिग्नल दे सकता है। इसके लिए प्रॉपर टेस्ट्स और आगे के ट्रीटमेंट्स की जरूरत होगी। इसलिए मैं आपको प्रोफेशनल हेल्प के लिए न्यूरोसर्जन से काउंसलिंग लेने की एडवाइस दूंगा। डॉक्टर, मैं 25 साल का हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कपल्स के बीच सेक्स की करेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। मेरी पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल सही है। रोमांस, सेक्स और इससे जुड़ी बात ये है कि हमारे रिश्ते क्यों नहीं लंबी बनी रहे। क्या हमारे रिश्ते में मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे किसी फेज से गुजरना पड़ सकता है? साथ ही क्या पार्टनर के बीच सेक्सुअल डिजायर के लेवल में फर्क होते हैं? मैं बहुत उलझन में हूँ। देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी अक्सर इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई रिश्ता प्रेजेंट टाइम में किस लेवल पर है। जब किसी इंसान को प्यार हो जाता है तो इंटेंसिटी आमतौर पर अपने एक्सट्रीम पर होती है। ये थ्रिल और एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्लोर करने का समय है कि आपकी लाइफ में कोई अहम इंसान है जिसके साथ आप स्पॉन्टेनिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं। ये स्वीट टॉक्स, लॉन्ग फोन चैट्स और कंटीन्यूअस टेक्सटिंग का टाइम है जो कि कपल्स को एक दूसरे से जरूरी तौर पर नहीं मिल पा रहा है। ये वो फेज है जिसका सेलिब्रेशन ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज बनाती है, जैसे कि हेड ओवर हील्स, पैशनेट फेज, जिसे लस्ट एंड डेकोरम भी कहा जाता है और इसे अक्सर बोलचाल की भाषा में हनीमून पीरियड कहा जाता है। ये शुरुआती पहले कुछ महीनों तक चलता है। उसके बाद के पीरियड से वो समय आ जाता है जिसे कंपैशनेट लव का समय कहते हैं। ये समय उतना थ्रिलिंग और एक्साइटिंग नहीं होता जितना कि हनीमून पीरियड होता है, लेकिन इसमें खुशी, मीठे और नरम लम्हों के साथ अपने सपनों को बताने और उन्हें शेयर करने वाले एक मीनिंगफुल एक्सचेंज की खासियत वाला समय कहते हैं। ये रिश्ते के लिए कंफर्टेबल और सैटिस्फाइंग टाइम है। ज्यादातर चल रहे रिलेशनशिप्स के लिए ये एक नॉर्मल चल की तरह है, जबकि रुक रुक कर शुरुआती स्टेजेस यानी कि हनीमून पीरियड की पुरानी झलक कभी कभी होने के चांसेस भी इसमें देखने को मिलते हैं। जान लीजिए कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और प्यार में पड़ना और प्यार में बने रहना एक रिकर्सिव प्रोसेस है जो लगातार कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी के जरिए हासिल होता है। अब सवाल के फर्स्ट बात पर वापस आते हैं। जो कपल्स सेक्सुअल डिजायर के लेवल में एनोमलीज को एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है ताकि वो दोनों बिना किसी डिफरेंस या रिबटल के डर के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इंडिपेंडेंट फील करें, क्योंकि वो लोग सेक्स के मामले में पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव होते हैं। इसमें बहुत सारी गलत एक्सप्लेनेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश है। यही कारण है कि एक कपल असल में सेक्सुअली कंपैटिबल तभी हो सकता है जब वे एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे के लिए खुले रहें। इसके अतिरिक्त आपको अपने पार्टनर के सेक्सुअल सिग्नल्स के लिए ओपन रहने और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथ ही इसे रिजेक्शन, निग्लेक्ट या इंसल्ट के तौर पर देखे बिना आज नहीं का सिग्नल देने में केपेबल होना चाहिए। इसमें टाइम लगता है और कभी-कभी सबसे मैच्योर रिलेशनशिप्स को भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। फिर भी अगर म्यूचुअली सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन की लाइफलाइन खुली रहती है तो डोंट वरी, सभी फेज आसानी से पार हो जाएंगे। डॉक्टर, मैं 26 साल का हूँ। मेरी हाल ही में शादी हुई है। जब मैं अपनी पत्नी को पहले लगाता हूँ, प्यार से कुछ करता हूँ, कटिंग करता हूँ या फिर किस करता हूँ तो मुझे अच्छा रिएक्शन मिलता है। हालांकि जैसे ही मैं इंटरकोर्स की कोशिश करता हूँ, मेरा पीरियड्स अपना रिएक्शन खो देता है और इससे हम दोनों को डिसअपॉइंटमेंट होती है। ऐसा ही तब हुआ जब हमने शादी से पहले दो अलग-अलग मौकों पर इंटरकोर्स का ट्राई किया। इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? परेशान मत होइए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये आमतौर पर सभी उनके मेल्स में एक्सपीरियंस किया जाता है। आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल है। ये अच्छी खबर है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आसानी से पॉसिबल है। ज्यादातर नॉर्मल मेल्स के लिए सेक्सुअल परफॉर्मेंस करने की मांग, चाहे वो खुद के थ्रू की गई हो या बाहर से, सेक्सुअल रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है और बदले में इरेक्शन पर असर डालती है। फैक्ट ये है कि जब आप अपनी पत्नी को टच करते हैं, गले लगाते हैं, उसे दुलार करते हैं, करीब आते हैं या फिर उसे किस करते हैं तो आसानी से इरेक्शन हासिल कर सकते हैं। ये एक साइन है कि फिजिकली आप इरेक्शन हासिल करने में पूरी तरह केपेबल हैं। जब आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए वजाइना में एंटर करने वाले होते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इरेक्शन नहीं मिलता है। इसका कारण परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। इस फैक्ट के कारण कि आपने पास्ट में इरेक्टाइल डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस किया है, शायद आप ये फील कर रहे होंगे कि इंटरकोर्स करने से पहले इरेक्शन हासिल करने के बारे में आप कंसर्न हैं। ये इरेक्टाइल डिफिकल्टीज को फेस करने के विशिष्ट सर्कल को कायम रखता है। इरेक्शन में परेशानी होने के बारे में आपका एंगर और एप्रीहेंशन आपको और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करा सकती है। आपको ये महसूस करने की जरूरत है कि फिजिकली आपके फंक्शंस एक्टिव और हेल्दी तरीके से काम करते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है जब आप परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का एक्सपीरियंस नहीं करते। एक बार जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शांत हो जाए, आराम करें और अपने सेक्सुअल रिएक्शंस के साथ पेशेंस रखें। आप ये जान लें कि वे डेफिनेटली ऐसा ही करेंगे और अब सब सही है। आप अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस लौटें और साथ ही आप उतने ही ज्यादा काम और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इस स्टिमुलेटिंग बात को याद करके अपने रिएक्शन के बारे में सोचने से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, जब आप और आपकी पत्नी इंटीमेट हो तो सेक्स में जल्दबाजी ना करें। रोकने के दौरान उन्हें खुश करने पर ध्यान दें क्योंकि ये ज्यादातर मेल्स के लिए एक्साइटेड करने वाला होता है। इसलिए आप में अच्छा इरेक्शन डेवलप हो सकता है और फिर आप इंटरकोर्स की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी पत्नी को अपनी प्रॉब्लम बताने से भी आपको हेल्प मिलेगी। एक बार जब वो आपकी परेशानी के बारे में जान लेती है तो आई बिलीव कि आपके लिए पेशेंट और एनकरेजिंग होना चाहिए। उसके लिए ईमानदार रहें। अगर आप अपना समय लेंगे और इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो समय के साथ आप पर परफॉर्म करने का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। मैं पहले साल का मैरिड पर्सन हूँ। हमारी शादी को 13 साल हो गए। हाल ही में मैंने देखा कि मेरी पत्नी में सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। मुझे वो बेड में ब्यूटीफुल और सेक्सी नहीं लगती। उनका वेट काफी बढ़ गया है। उनका फिगर बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे में मैं उसके साथ सेक्स करने में अपना इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकता? रियलिस्टिकली अगर कहा जाए तो कोई भी वुमन अपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ परमानेंट बेसिस पर अट्रैक्टिव नहीं रह सकती। ज्यादातर खूबसूरत औरतों में भी उम्र बढ़ने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उम्र बढ़ना एक यूनिवर्सल रियलिटी है और ये दोनों जेंडर्स को प्रभावित करती है। बहुत कुछ हार्मोन्स, जेनेटिक्स और डाइट और एक्सरसाइज रिजीम पर डिपेंड करता है। अगर आपने असल में एक दूसरे के अच्छे पार्टनर बनने के लिए टाइम इन्वेस्ट करके अपने प्यार और रिश्ते पर ध्यान दिया है तो आगे के रास्ते में कई चैलेंजेस होंगे। आपकी पत्नी में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ उसकी बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट